51 अध्याय 51 प्राचीन वंश पीछे हटता है। आकाश हवेली गठबंधन से गो कबीले के अलग होने की खबर भोर होते ही स्टारफॉल पवेलियन पहुंच गई। याओ चेन दवाखाने में अकेले बैठे थे। गो कबीले के दूत द्वारा व्यक्तिगत रूप से लाया गया वापसी का दस्तावेज अत्यंत संक्षिप्त था, जिसमें कुछ ही पंक्तियों में गो कबीले और आकाश हवेली गठबंधन के बीच औपचारिक अलगाव की घोषणा की गई थी। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई मुआवजे की शर्तें नहीं, अंत में केवल गु युआन की व्यक्तिगत मोहर। कागज पर अंकित लाल कबीले का प्रतीक चिन्ह एक अपूरणीय घाव की तरह था। दस्तावेज पढ़ने के बाद याओ चेन काफी देर तक चुप रहा, फिर उसने किसी को शियाओ यान के एकांत कक्ष का दरवाजा खटखटाने के लिए भेजा। वह जानता था कि शियाओ यान लगभग 1 महीने से अंदर था, अपना दिन साधना करने या गुप्त एजेंटों द्वारा एकत्रित रहस्यमय अग्नि संबंधी सूचनाओं का अध्ययन करने में बिता रहा था। यहाँ तक कि उसका 3 समय का भोजन भी जुबानी द्वारा दरवाजे पर बने पत्थर के चबूतरे पर छोड़ दिया जाता था। लेकिन वह ये भी जानता था कि इस दस्तावेज का भार शियाओ यान के लिए किसी के भी बस का नहीं था। जब शियाओ यान ने पत्थर का दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा तो उसके एकांत कक्ष से निकली 4 रहस्यमय आग की झुलसा देने वाली आभा भी उस पर छाई हुई थी। वह नंगे बदन था, उसकी मांसपेशियों की बनावट पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी और सुबह की रोशनी में उसके कई पुराने निशान हल्के सफेद धब्बों के रूप में चमक रहे थे। ये निशान शव दफन पर्वत श्रृंखला में याओ याओ द्वारा मारे गए हड्डी के कोड़े और हुनफेंग द्वारा मारे गए अग्निकमल के अवशेष थे। उसने याओ चेन द्वारा दिए गए दस्तावेज को लिया और उसे शुरू से अंत तक 2 बार पढ़ा। पहली बार पढ़ते समय उसकी भौहें कसकर तनी हुई थी और दूसरी बार पढ़ते समय उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया। गो कबीले ने गठबंधन तोड़ दिया है। उसकी आवाज कर्कश और गहरी थी, मानो वह खुद से बात कर रहा हो। हर शब्द उसके दांतों के बीच से निकल रहा था। उसकी हथेली ने दस्तावेज के किनारे को कसकर पकड़ रखा था। उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे और कागज पर पतली दरारें दिखाई दे रही थीं। क्या गु कबीला और हुन कबीला आपस में दुश्मन नहीं है? वे हजारों सालों से खुलेआम और छुपकर लड़ रहे हैं। गु युआन ने प्राचीन सम्राट हॉल में सार्वजनिक रूप से सगाई तोड़ दी, जिससे हुनफेंग की बेइज्जती हुई। कितना समय हो गया है? हुन कबीले ने तो लिंग कबीले और शी कबीले का भी सफाया कर दिया और इसका इल्जाम गु कबीले पर लगा दिया। और उत्तरी क्षेत्र गलियारे में हुन किंगर ने गु दाओ को लगभग बर्फ की मूर्ति में जमा दिया था। इस तरह की नफरत को गु कबीला यूं ही जाने देने का दावा करता है। इसका जवाब तुम्हारे दिल में होना चाहिए। याओ चेन की आवाज शांत थी, लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव देख चुकी उनकी उम्रदराज आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। शाओ यान के पास निश्चित रूप से जवाब था। केवल एक ही कारण था जिससे गु वंश 1000 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर हुन वंश से हाथ मिला सकता था। गु शुन एर अभी भी आत्मालोक में थी और वह पागल हुनफेंग, उसने जरूर कोई ऐसी शर्त रखी होगी जिसे गु युआन ठुकरा नहीं सकता था। महान 1000 लोग, स्रोत ऊर्जा, सम्राट लोग। ये सोचते हुए शाओ यान ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे धंस गए और उसकी उंगलियों के बीच से सुनहरे रक्त की छोटी छोटी लकीरें उभर आईं। उसने अपने सीने में उमड़ते गुस्से को जबरदस्ती दबाने के लिए गहरी सांस ली, लेकिन इस बार उसे यह गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल लगा। गु वंश पीछे हट गया। शुन एर को बंदी बना लिया गया। आकाश हवेली गठबंधन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हुनफेंग ने प्राचीन सम्राट हॉल से निकलते समय मेरे हाथ में जो कुछ भी था उसे छीनने में आधे साल से भी कम समय लिया। जियाओ यान मुड़ा और पहाड़ के पीछे बांस के जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी चाल सामान्य से कहीं तेज थी। गुरुजी, मैं साधना करने जा रहा हूँ। याओ चेन ने बिना कुछ कहे उसकी पीठ को बांस के जंगल की गहराई में गायब होते हुए देखा। जुबानी ताजी बनी औषधि का कटोरा लिए हुए औषधि कक्ष के बगल वाले दरवाजे से बाहर निकला, बांस के जंगल की ओर देखा और धीरे से आह भरी। स्काईमेंशन एलायंस के बैठक कक्ष का वातावरण पिल हॉल की तुलना में कहीं अधिक दमनकारी था। लेई यंग ने अपने सामने रखी लंबी मेज पर जोर से हाथ पटका। उसकी आंखें तांबे की घंटियों की तरह चौड़ी हो गईं और मानो आग उगल रही हों। टूटी हुई मेज के टुकड़े दोनों ओर बैठे बुजुर्गों के वस्त्रों पर छिटक गए, लेकिन किसी ने भी उन्हें झाड़ने की हिम्मत नहीं की। गु कबीला जब चाहे तब चला जाता है। वे हमें समझते क्या हैं? जब तीनों कबीले गठबंधन में शामिल हुए थे तब गु दाओ ने क्या कहा था कि गु कबीला स्काईमेंशन एलायंस के साथ आगे बढ़ेगा और पीछे हटेगा। कितना समय बीत चुका है? गु युआन आत्मा लोक गया और लौटकर गठबंधन समझौते को फाड़ दिया। गु कबीले का इससे क्या मतलब है? क्या वे हुन कबीले के साथ खड़े होंगे? उत्तरी क्षेत्र गलियारे में मारे गए लेई कबीले के 30% अभिजात वर्ग का क्या होगा? यानजिन लेई यंग के सामने बैठा था, हमेशा की तरह शांत भाव से, हालांकि वह अपनी उंगलियों को सामान्य से कहीं अधिक तेजी से तपतपा रहा था। गु कबीले के पीछे हटने से गठबंधन की चरम युद्ध शक्ति गु युआन, गु दाओ, 3 अमर रक्षकों और ब्लैक एनहिलेशन आर्मी की मुख्य सेना। यदि हुन कबीला इस अवसर का लाभ उठाकर आगे बढ़ता है तो अग्रिम पंक्ति टिक नहीं पाएगी। हालांकि हम दोनों के पास कुछ आधार हैं, फिर भी हम हुन कबीले से बहुत पीछे हैं। डेमन फ्लेम स्पेस में हुन किंगर ने अकेले ही 4 दलों को जमा दिया था और उत्तरी क्षेत्र कॉरिडोर में सोल युआन तियान के डेड साइलेंस गेट ने खुलने से पहले ही पूरे गठबंधन बल को पीछे धकेल दिया था। अब जब गु कबीले ने पीछे हट गया है तो इसका मतलब है कि सारा दबाव हम पर आ गया है। अब सबसे जरूरी है सेना का मनोबल बनाए रखना। याओ चेन मुख्य आसन से उठ खड़े हुए। उनकी उम्रदराज आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर शब्द स्पष्ट था। गु कबीले की वापसी तय है, लेकिन स्काईमेंशन एलायंस अभी भंग नहीं हुआ है। पिल टावर, फ्लावर सेक्ट, बर्निंग फ्लेम वैली और अन्य छोटे मध्यम आकार के बल अभी भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा कल ही मोर्चे से युद्ध रिपोर्टों का एक जत्था लौटा है। गठबंधन ने उत्तर पूर्व में एक मध्यम आकार के नए गढ़ पर कब्जा कर लिया है, जो दर्शाता है कि हमारी शक्ति कमजोर नहीं है। जब तक हम भीतर से बिखर नहीं जाते, हुन कबीले को हमें एक झटके में निगलने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उनके शब्दों ने लगभग ढहते हुए माहौल को कुछ हद तक स्थिर किया, लेकिन सभी जानते थे कि गु कबीले को खोने के बाद स्काईमेंशन एलायंस अब वह विशालकाय शक्ति नहीं रह गई थी जो हॉल ऑफ सोल्स का सीधे सामना कर सके। इसी बीच आत्मालोक के मुख्य हॉल में हुन तियान मुख्य आसन पर पीछे की ओर झुककर अभी प्राप्त हुई सूचना के पन्ने पलट रहे थे। उनके होठों पर मुस्कान सामान्य से थोड़ी गहरी थी। इसे पढ़ने के बाद उन्होंने जेड पर्ची अपने बगल में बैठे शून्य निगलने वाले ज्वाला को सौंप दी। उनके स्वर में स्पष्ट स्वीकृति झलक रही थी। गु युआन ने तेजी से काम किया। उनके लौटने के अगले ही दिन वरिष्ठों की परिषद ने मतदान पारित कर दिया। शांति समर्थक गुट वरिष्ठ गु कियान, युद्ध समर्थक गुट गु दाओ को दबा नहीं सके और इसके अलावा विद्वतापूर्ण वरिष्ठ गु जून ने हुनफेंग के तर्क की विश्वसनीयता की पुष्टि की। 9 वोट पक्ष में, 3 अनुपस्थित, 1 विपक्ष में। हजारों वर्षों से चला आ रहा आकाश हवेली गठबंधन समझौता यूं ही टूट गया। हुनफेंग, आपको क्या लगता है कि आकाश हवेली गठबंधन आगे क्या प्रतिक्रिया देगा? रक्षात्मक पंक्ति को छोटा करो, आंतरिक स्थिति को स्थिर करो और शियाओ यान को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए समय दो। हुनफेंग अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर हॉल में खड़ा था। उसकी आवाज इतनी स्थिर थी मानो वह कोई निश्चित निष्कर्ष बता रहा हो।
लेकिन शक्ति के पूर्ण अंतर के सामने ये संघर्ष केवल हार को टालते हैं। स्काई मैंशन एलायंस की सर्वोच्च युद्ध शक्ति गू कबीले में केंद्रित थी। गू कबीले के चले जाने के बाद शेषलेई कबीला, यान कबीला, पिल्टावा और फ्लावर सेक्ट कमजोर नहीं है, लेकिन वे आंटी किंग और सोल युआनतियान जैसे उच्च स्तरीय योद्धाओं का मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी एकमात्र आशा शियाओ यान है। अगर शियाओ यान थोड़े समय में फिर से सफलता प्राप्त कर लेता है तो शायद वह कुछ समय तक टिक सकता है, लेकिन अगर वह 1-2 और सितारे भी प्राप्त कर लेता है तो भी वह गू कबीले के पीछे हटने से पैदा हुए अंतर की भरपाई नहीं कर सकता। आज से स्काई मैंशन एलायंस अब हुन कबीले का मुकाबला नहीं कर सकता। वॉइड स्वेलोइंग फ्लेम ने जेड स्लिप हुनत्यांडी को लौटा दी। उसकी उंगलियों पर काली ज्वालाएं धीरे धीरे झिलमिला रही थी। उसकी आवाज जलती हुई हड्डियों जैसी धीमी थी। गू कबीले ने पीछे हट गए हैं, क्या हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए? हुनत्यांडी ने सिर हिलाया। उसका स्वर दृढ़ था। जल्दी नहीं है, मुझे पहले 2 काम करने हैं, अजीबोगरीबाग की खोज करना और अपनी शक्ति बढ़ाना। एक बार जब मैं कुछ और अजीबोगरीबाग को वश में कर लूंगा और अपनी साधना को 8वें या 9वें स्तर तक पहुंचा दूंगा तो स्काई मैंशन एलायंस बिना लड़ाई के स्वाभाविक रूप से आत्मसमर्पण कर देगा। हुनत्यांडी ने उसे रुचि से देखा। क्या आपके पास अजीबोगरीबाग के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य है? हुनफेंग ने अपनी आस्तीन से एक तैयार जेड पर्ची निकाली और उसे हल्के से झटका दिया। जेड पर्ची हॉल के बीचों बीच तैरने लगी, जिस पर अजीब अग्नि रैंकिंग सूची का चार्ट प्रदर्शित हो रहा था। अजीबोगरीब अग्नि रैंकिंग सूची में शीर्ष 10 विचित्र अग्नियों में से सम्राट ज्वाला तुषे प्राचीन सम्राट के साथ गायब हो गई है। मेरे पास पहले से ही शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला और सागर हृदय ज्वाला, साथ ही शून्य निगलने वाली ज्वाला की बालक अग्नि है। चौथे स्थान की स्वर्ण सम्राट आकाश प्रज्वलित ज्वाला शून्य एर के शरीर में है। 5वें स्थान की जीवित आत्मा ज्वाला औषधि वंश के हाथों में है। 6ठे स्थान की 8 विनाश ज्वाला प्राचीन खंडहरों की गहराई में है। 7वें स्थान की 9 पाताल स्वर्ण पूर्वज ज्वाला 9 शांति गहरे जमीन अजगर वंश के निषिद्ध क्षेत्र से संबंधित है। 8वें स्थान की लाल कमल कर्म अग्नियान वंश के हाथों में है। 9वें स्थान की रहस्यमय पीली ज्वाला का पता ज्ञात है और 10वें स्थान की पाताल लोक विष ज्वाला शियाओई शियान के विपत्ति विष शरीर के साथ प्रतिध्वनित होती है। मेरी योजना है, शुरुआत इससे करें। उद्धरण चिन्ह औषधि कुल और यान कुल से जीवित आत्मा ज्वाला और लाल कमल कर्म अग्नि का आदान प्रदान करें। साथ ही एल्डर सोल युआनतियान को 8 विनाश ज्वाला का पता लगाने के लिए और याओमिंग को 9 शांति गहरे जमीन अजगर कुल में वापस भेजकर 9 पाताल स्वर्ण पूर्वज ज्वाला की जांच करने को कहें। पाताल लोक विष ज्वाला को महसूस करने के लिए शियाओई शियान के सहयोग की आवश्यकता है। आत्माओं के हॉल के गुप्त एजेंटों को रहस्यमय पीली ज्वाला के बारे में जानकारी जुटाते रहने। ये सुनकर हुनत्यांडी ने हल्का सा सिर हिलाया और उसकी निगाहें अजीब अग्नि चार्ट से हटकर हुनफेंग पर टिक गईं। हुनफेंग, मैं स्वयं इस अजीब अग्नि संबंधी मामले की निगरानी करूंगा। तुम्हारी साधना में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, भले ही गु वंश गठबंधन से अलग हो गया हो, लेकिन गु युआन अपने वचन का पक्का है। चूंकि उसने सम्राट क्षेत्र पर प्रभाव डालने में तुम्हारा समर्थन करने का वादा किया है, इसलिए वह अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। ये समर्थन तुम्हारी सोच से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शाओयान बांस के रास्ते से होते हुए पीछे के पहाड़ की गहराई में गया और एक झुलसी हुई चट्टान पर पालथी मारकर बैठ गया, जो बार बार अजीब आग से झुलस चुकी थी। बांस का जंगल एकदम शांत था, इतना शांत कि उसे स्टारफॉल पवेलियन के मुख्य हॉल की दिशा से आती हल्की बहस सुनाई दे रही थी। ये गु कबीले के पीछे हटने की खबर मिलने के बाद गठबंधन के नेताओं की तीखी बहस थी, जिसमें कभी कभी मेजों पर थपथपाहट की धीमी आवाज और कुछ तीखी फटकारें भी सुनाई दे रही थीं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, नहीं वह सुनना चाहता था। गु शुन एर अभी भी आत्मा लोक में थी और गु कबीला आकाश हवेली गठबंधन से हट चुका था। इन दोनों बातों का एक ही मतलब था, हुनफेंग जीत गया था। प्राचीन सम्राट हॉल से लेकर अब तक हुनफेंग ने धीरे धीरे अपने सभी भरोसेमंद समर्थकों को खत्म कर दिया था। पहले शब्दफन पर्वत श्रृंखला में सागर हृदय ज्वाला को रोककर, दानव ज्वाला क्षेत्र में शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला को छीनकर, अपनी शादी के दिन अपनी पत्नी और बेटी को अपने सामने हुन कबीले का सदस्य बनाकर, फिर जुन एर और जियाओई जियान को बंदी बनाकर गु युआन को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करके और अंत में गु कबीले को गठबंधन से हटने के लिए मजबूर करके उनसे अपना संबंध तोड़ लिया। हर कदम उसे अलगाव की एक निराशाजनक स्थिति की ओर धकेल रहा था। वह झुलसी हुई चट्टान पर पालथी मारकर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके शरीर से 4 विचित्र अग्नियां निकली, जिससे पूरा बांस का जंगल 4 रंगों के अग्निसागर में बदल गया। सम्राट मोहर कला की 5वीं मोहर। प्राचीन सम्राट मोहर का गहरा सुनहरा हथेली का निशान उसकी हथेली में बार बार संघनित और विलीन हो रहा था। हर बार यह पिछली बार से अधिक तेजी से और परिष्कृत रूप से संघनित हो रहा था और गहरे सुनहरे हथेली के निशान पर बना अत्यंत धुंधला सम्राट पैटर्न पहले धुंधला था, अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। प्राचीन सम्राट मोहर चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये केवल स्वर्ग स्तरीय एकल लक्ष्य नाशक क्रिया थी। हुनफेंग के 3 रंगों वाले अग्निकमल और स्वर्ग को निगलने वाले दर्पण का सामना करने के लिए उसे और अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। बुद्धा के क्रोध अग्निकमल का सम्लन 4 रंगों से 5 रंगों की सीमा तक पहुंच चुका था। हरे कमल की मूल ज्वाला, पतित हृदय ज्वाला, अस्थि कपकपी ज्वाला और 3000 जलती ज्वाला के अलावा वह याओ चेन द्वारा प्रदत्त जीवन जनित अग्नि को भी एकीकृत करने का प्रयास कर रहा था। जीवन जनित अग्नि एक वास्तविक अलौकिक अग्नि नहीं थी और इसकी शक्ति और स्थिरता एक वास्तविक अलौकिक अग्नि से कहीं कम थी, जिससे सम्लन अत्यंत कठिन हो गया था। लेकिन सफलता के प्रत्येक कदम से अग्निकमल की शक्ति में कई प्रतिशत की वृद्धि हो सकती थी। उसने अपनी आंखें खोली और आत्मालोक की ओर देखा। युद्ध की ज्वालाओं से तपती उन आंखों में दूर का धूसर आकाश प्रतिबिंबित हो रहा था। उन आंखों में कोई हताशा या पतन नहीं था, बल्कि बार बार कुचले जाने से निखरती हुई एक शुद्ध हत्यारी मंशा थी। हुनफेंग, तुमने मेरी पत्नी और बेटी को छीन लिया, मेरे करीबी दोस्तों को बंदी बना लिया और मेरे गठबंधन को तोड़ दिया। इन सभी कर्जों का बदला भविष्य में लिया जाएगा और उससे पहले उसे और अधिक शक्ति और अधिक साधन और भी निर्मम दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी। उसने अपनी दृष्टि हटाई, फिर से आंखें बंद कर लीं और उसके चारों ओर 4 अजीबोगरीब आग तेजी से जलने लगी, जिससे पूरा बांस का जंगल आग के एक शांत सागर में बदल गया। अध्याय 52। यान कबीला चीजों को गहराई से छिपाता है। जब तक गु शुन एर को प्राचीन कबीले के बुजुर्गों के हॉल के संकल्प के बारे में पता चला, तब तक गु युआन के प्राचीन दुनिया में लौटने के बाद कई दिन बीत चुके थे। ये खबर हुनकियान ने स्वयं एक बेहद पतली सुराही पर्ची के रूप में दी। शब्द साफ सुथरे और संयमित थे, फिर भी हर शब्द उसकी आंखों में चुभने जैसा लगा। 9 वोट पक्ष में, 3 अनुपस्थित, 1 वोट विपक्ष में। प्राचीन वंश आधिकारिक तौर पर स्काई मैंशन गठबंधन से हट जाएगा, हून वंश के साथ संबंध फिर से स्थापित करेगा और पूरा वंश हुनफेंग को सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने में सहायता करेगा। उसने जेड स्लिप को 3 बार पढ़ा, फिर उसे पत्थर की मेज पर रख दिया।
उसने उसे न तो फेंका और न ही जलाया, उसने बस अपनी उंगलियों को जेड स्लिप के किनारे पर काफी देर तक टिकाए रखा। उसकी उंगलियां ठंडे नुकीले किनारे पर आगे पीछे रगड़ती रहीं। जब याओ याओ ताज़ी चाय परोसने आए तो उसकी नज़र जेड स्लिप पर रखी सामग्री पर पड़ी और उसके आड़ू के फूल जैसी आंखों में एक हल्की सी जटिलता की झलक दिखाई दी। उसने चाय का कप नीचे रखा और चुपचाप पीछे हट गई, अपने पीछे आंगन का दरवाजा बंद कर दिया। आंगन से बाहर निकलते हुए याओ याओ ने पीछे मुड़कर बांस के पर्दे के पार उसकी के नीले रंग की आकृति पर नजर डाली। वह शुन एर को बहुत लंबे समय से नहीं जानती थी, लेकिन वह समझ सकती थी कि प्राचीन कबीले की इस युवती को इस समय सांत्वना की जरूरत नहीं थी, उसे अकेले रहने की जरूरत थी। शुन एर पत्थर के स्टूल पर अकेली बैठी थी, उसकी उंगलियों पर स्वर्णिम सम्राट आकाश की जलती हुई ज्वाला मौन रूप से नृत्य कर रही थी, जो उसके सुंदर कमल जैसे चेहरे पर टिमटिमाती रोशनी और छाया डाल रही थी। 30 वर्ष की आयु, एक 4 स्टार डो शेंग और प्राचीन वंश की ईश्वर स्तरीय रक्तरेखा की धारक, उसके पास ऐसी बहुत सी चीजें थीं जिनसे दूसरे लोग ईर्ष्या करते थे, लेकिन इस क्षण उसे एहसास हुआ कि उसके पास जो कुछ भी था वह उसे उसी दिशा में धकेल रहा था। उसकी वंश परंपरा ने उसे सम्राट बनने के हुनफैंग के मार्ग में एक अपरिहार्य कड़ी बना दिया। उसकी प्रतिभा ने उसे वरिष्ठों की परिषद की नजरों में एक उपयुक्त सौदेबाजी का मोहरा बना दिया और उसकी प्रतिष्ठा ने उसे प्राचीन कबीले और हुन कबीले के बीच सुलह का पुल बना दिया। फिर भी किसी ने उससे यह नहीं पूछा कि क्या वह इसके लिए तैयार थी। उसके पिता ने नहीं पूछा, बुजुर्गों की परिषद ने नहीं पूछा और गुदाओं ने भी नहीं पूछा। उन्होंने मतदान के बाद उसे परिणाम के बारे में सूचित कर दिया, मानो उसे पहले से ही तय नतीजे की जानकारी दे रहे हों। ऐसा नहीं था कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ये दिन आएगा। जिस क्षण हुनफैंग ने प्राचीन सम्राट हॉल में सार्वजनिक रूप से कहा, मेरा हुनवंश आज के अपमान को याद रखेगा, उसी क्षण से वह जान गई थी कि यह आदमी इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरीके का इस्तेमाल करेगा, न तो बदला, न ही अपमान, बल्कि एक भव्य योजना जिसने उसके लिए उसे पूरी तरह से नफरत करना संभव बना दिया। वह उससे नफरत करना चाहती थी, लेकिन उसने उसके कहे शब्द अपने कानों से सुने थे और हर शब्द स्पष्ट और तर्कसंगत था। वह उसे झूठा कहना चाहती थी, लेकिन बुजुर्गों की परिषद के एल्डर जून ने उसके दावों की पुष्टि की थी और यहाँ तक कि उसके पिता ने भी उनका खंडन नहीं किया था। एक पागल व्यक्ति डरावना नहीं होता और एक झूठा व्यक्ति भी डरावना नहीं होता। डरावना तो वह जुआरी होता है जो अपनी जान दांव पर लगाने की हिम्मत करता है और जो अब तक कभी हारा नहीं है। उसने याओ याओ द्वारा छोड़ा गया चाय का प्याला उठाया, लेकिन चाय पहले ही ठंडी हो चुकी थी। ठंडी चाय उसके गले से नीचे उतरते ही उसे अचानक भाई शियाओयान से एक सवाल पूछने का मन हुआ, क्या आप ठीक हैं? लेकिन वह पूछ नहीं सकी। आत्मालोक और तारामंडल मंडप को अलग करने वाली चीज दूरी नहीं बल्कि गुट थे। ठीक उसी समय पूर्वी आंगन के शयन कक्षों में वो शियाओ को लिनकिंगवान सुलेख सीखने के लिए अपने साथ ले गई थी और पूरा शयन कक्ष इतना शांत था कि खिड़की के बाहर हवा से हिलते हुए काले ओसमंथस के पत्तों की सरसराहट के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। खिड़की की जाली में मौजूद दरारों से सुबह की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे गहरे लाल रेशमी चंदवा पर हल्की रोशनी की आकृतियां बन रही थीं और नाश्ते की चाय की हल्की सुगंध अभी भी हवा में फैली हुई थी। मेडुसा नर्म सोफे से टेक लगाकर बैठी थी, उसकी बैंगनी आंखें आधी बंद थीं, मानो कोई बिल्ली धूप सेक रही हो। उसने एक पतली आरामदायक लंबी पोशाक पहनी हुई थी, जिसका गला थोड़ा खुला हुआ था, जिससे उसकी खूबसूरत कॉलरबोन का एक हिस्सा और कंधे के गड्ढे की त्वचा का एक छोटा सा भाग दिखाई दे रहा था, जो सुबह की रोशनी से हल्का गुलाबी हो गया था। उसके लंबे बाल बंधे हुए नहीं थे, बल्कि लापरवाही से उसके कंधे पर फैले हुए थे। कुछ लंठें उसकी गर्दन पर गिर रही थीं, जो उसकी सांसों के साथ धीरे धीरे हिल रही थीं। उसने हुनफैंग की ओर देखा, जो उसकी गोद में सिर रखकर आराम कर रहा था। उसकी उंगलियां उसके बालों में धीरे धीरे फिर रही थीं और कभी कभी उसके कान के निचले हिस्से को छू रही थीं। उसकी हरकतें हल्की और धीमी थीं, मानो वह किसी फंसे हुए जानवर को सहला रही हो जिसने आखिरकार शांत होने का फैसला किया हो। हुनफैंग का चेहरा उसकी जांघ पर टिका हुआ था, उसकी सांसें स्थिर और लंबी थीं। उसकी नाक उसकी स्कर्ट के नीचे दिख रहे उसके घुटने के छोटे से हिस्से को छू रही थी, जबकि उसका दाहिना हाथ बेचैनी से उसकी कमर पर टिका हुआ था। उसका अंगूठा पतले जालीदार कपड़े के ऊपर से उसकी कमर के उभार को रगड़ रहा था। मेडुसा को उसके स्पर्श से गुदगुदी महसूस हुई और उसने आंखें घुमाते हुए उसकी ओर देखा। उस नज़र में जरा भी झुंझलाहट नहीं थी, बस एक ऐसी पत्नी का स्नेह था जो अपने पति के बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। जब याओ याओ बगल के गलियारे से लौटी तो उसने यही दृश्य देखा। उसने एक भी आवाज नहीं की, बल्कि दबे पांव नर्म सोफे के दूसरी तरफ चली गई और झुककर हुनफैंग के करीब आ गई। उसकी गुलाबी आंखों में शरारत झलक उठी। उसका इरादा हमेशा की तरह उसके माथे पर एक चुंबन देने का था, लेकिन जैसे ही वह झुकी, उसने अचानक हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींच लिया। एक हल्की सी चीख के साथ वह उसकी बाहों में गिर पड़ी। उसकी काली पोशाक का किनारा मेडुसा की सफेद पोशाक से लिप गया। रंग में अलग होते हुए भी दोनों एक दूसरे में उलझे हुए थे। हुनफैंग ने अपना हाथ उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर रखा और ऊपर देखकर उसके होठों को चूमा। ये पहले की तरह पानी पर मक्खी की तरह हल्का स्पर्श नहीं था, बल्कि एक गहरा, धीमा, फिर भी कुछ हद तक दबंग चुंबन था। उसकी जीभ ने उसके दांतों को खोल दिया और उसके होठों पर बची हुई अंगूर की मिठास का स्वाद चखा। उसके चुंबन से याओ याओ के मुंह से दबी हुई आह निकली। उसकी उंगलियां अनायास ही उसके कंधे पर कपड़े को पकड़ गईं। पल भर में उसका पूरा शरीर कोमल हो गया और उसका दूसरा हाथ उसकी गर्दन के पीछे चला गया। उसकी पतली उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं और धीरे से सहलाने लगीं। मेडुसा ने इस दृश्य को नीचे से देखा। उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने उन्हें परेशान करने के लिए कोई आवाज नहीं की। उसकी उंगलियां अभी धीरे धीरे हुनफैंग के बालों में चल रही थीं। उसकी उंगलियां कभी कभी उसके माथे पर ऐसे फिसलती थीं मानो किसी नखरेबाज बिल्ली के फर को सहला रही हों। कुछ क्षण बाद हुनफैंग ने अनिच्छा से याओ याओ को छोड़ा और अपने अंगूठे से उसके होठों के कोने पर नमी के निशान को धीरे से पहुंच दिया। याओ याओ की आंखों के कोने हल्की नमी से चमक रहे थे जब वह उसकी छाती पर लेटी हुई थी और धीरे से बुदबुदाई। हर बार ऐसा ही होता है। उसकी आवाज इतनी कोमल थी कि उसमें कोई कड़वाहट नहीं थी। हुनफैंग मुस्कुराया, मेडुसा की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उसके गिरते हुए बालों की एक लट को धीरे से खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे धीरे धीरे नीचे खींचते हुए तब तक ले गया जब तक कि उसका चेहरा उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर न आ गया। उसकी बैंगनी आंखें उसकी आंखों से मिली। उनकी गहराई शांत और स्थिर थी, फिर भी उसमें टालमटोल का कोई संकेत नहीं था। उसने उसके बाल छोड़ दिए और उसकी उंगलियां उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को थामते हुए उसके होठों को चूमने लगी। मेडुसा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने उम्मीद से कहीं अधिक भावुकता से जवाब दिया। उसका हाथ उसके बालों से फिसलकर उसके गाल पर चला गया। उसकी उंगलियां धीरे से उसकी ठुड्डी को सहलाने लगी और होठों और जीभों के आपस में मिलने के बीच चाय की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, जो उस चायदानी से आ रही थी जिसे उसने उस सुबह खुद बनाया था। याओ याओ हुनफैंग की छाती से दूर नहीं हटी, बल्कि दिलचस्पी से देखती रही। उसका चेहरा ऊपर की ओर उठा हुआ था और उसकी उंगलियां उसके कॉलर के चारों ओर गोलाकार घेरे बना रही थीं।
जब दोनों अलग हुई तो उसने हाथ बढ़ाकर मेडुसा की ठोड़ी को हल्के से छुआ। उसकी आवाज में शरारत का भाव था। बहन काइलिन, अभी आपकी सांसें अस्थिर थीं। मेडुसा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने नर्म सोफे के बगल में रखी नीची मेज से चाय का कप उठाया और एक घूंट पिया। उसकी झुकी हुई पलकों की हल्की सी परछाई उसके गालों पर पड़ रही थी। ये देखकर कि वह कुछ नहीं बोलेगी, याओ याओ हुनफैंग की बाहों में सिमट गई, अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसके जबड़े पर हल्के से काट लिया, जिससे एक हल्का सा दांत का निशान बन गया, और फिर अपना हाथ बढ़ाकर उसकी बाह को अपने सिर के नीचे खींच लिया। उसने संतुष्टि से अपनी आंखें बंद कर लीं, और जैसे ही उसने अपने पैर मोड़े, उसके टखनों पर बंधी चांदी की घंटियां कुछ बार झंझनाव थीं। खिड़की के बाहर से आती हवा ने एक गिरे हुए पत्ते को पत्थर की मेज पर उड़ा दिया, जो अधूरी पेस्ट्री की प्लेट पर जा गिरा, जिसे सभी ने अनदेखा कर दिया था। इस छोटी सी जगह में केवल 3 आपस में गुंथी हुई सांसें थीं और कभी कभार चांदी की घंटियों की धीमी और लंबी आवाज सुनाई देती थी। शांति का ये क्षण अधिक देर तक नहीं टिका। हुनकियान का संदेश दरवाजे के बाहर से सुनाई दिया। उसकी आवाज अभी भी सम्मानजनक थी, लेकिन उसकी चाल सामान्य से तेज थी। युवक स्वामी, कुल प्रमुख आपसे मुख्य हॉल में कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होने का अनुरोध करते हैं। यानकुल के जासूसों ने खबर भेजी है, 8 विनाश ज्वाला और 9 पाताल स्वर्ण पूर्वज ज्वाला दोनों के ठिकाने की पुष्टि हो गई है। ये दोनों दिव्य ज्वालाएं यानकुल में हैं। हुनफैंग ने अपनी आंखें खोली और मेडुसा की गोद से उठ खड़ा हुआ। वह नीचे झुका और मेडुसा के होठों पर एक और चुंबन दिया, जो पिछले वाले से काफी छोटा था, लेकिन उतना ही धीमा था, जिसमें उठने की अनिच्छा का आलस्य झलक रहा था। फिर उसने हाथ बढ़ाकर याओ याओ की पीठ के निचले हिस्से पर हल्के से थपथपाया, उसे अपनी छाती से हटाया और दरवाजे की ओर चलने से पहले अपना बाहरी वस्त्र उठाया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो पीछे से याओ याओ की धीमी आवाज सुनाई दी, पतिदेव, जरा आराम से। अगर आप कुछ और लोगों को ले आए तो मुझे डर है कि यह पूर्वी आंगन उन सबको संभाल नहीं पाएगा। हुनफैंग ने उसे घूरने के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, अनजाने में ही उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। हुनतियांडी का हॉल में मोमबत्तियां नहीं जल रही थीं, केवल आत्मा को भस्म कर देने वाले लोहे से बनी दीवारों पर फैली गहरी लाल रंग की फ्लोरोसेंट रोशनी खामोशी से बह रही थी। जब हुनफैंग मुख्य हॉल में दाखिल हुआ तो हुनतियांडी एक विशाल स्वर्गीय ज्वाला मानचित्र के सामने पीठ के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। मानचित्र पर शीर्ष 10 स्वर्गीय ज्वालाओं को सिंदूर से एक एक करके घेरा गया था और कई को पहले ही चिन्हित किया जा चुका था। शून्य को निगलने वाली ज्वाला चार्ट के दाईं ओर मानव रूप में खड़ी थी। उसकी उंगलियों पर मौजूद काली ज्वालाएं कई महत्वपूर्ण स्थानों पर हल्के से स्पर्श कर रही थी, जिससे पतले झुलसे हुए निशान पीछे छूट रहे थे। हुनकिंगर एक कोने में झुक गई, उसका बर्फ के क्रिस्टल जैसा कमल बहुत धीरे धीरे घूम रहा था। सोल युआनतियान और एल्डर हुनतु बाईं और दाईं ओर खड़े थे, जबकि हुनतियान एक तरफ खड़ी थी। फैंग र हुनतियांडी ने पीछे मुड़े बिना कहा, उनकी आवाज में हल्की सी उत्तेजना थी। जासूसों ने यान कबीले से पुष्ट समाचार भेजा है। लाल कमल कर्मग्नि वास्तव में यान कबीले की संरक्षक दिव्य ज्वाला है। इस महाद्वीप पर कोई भी इसे अनजान नहीं है, लेकिन जासूसों ने 2 अन्य दिव्य ज्वालाओं का भी पता लगाया है। 8 विनाश ज्वाला और 9 पाताल स्वर्ण पूर्वज ज्वाला भी यान कबीले के हाथों में है। शीर्ष 10 दिव्य ज्वालाओं में से 3 एक ही प्राचीन कबीले के हाथों में छिपी हुई हैं। ऐसा हजारों वर्षों में फाइटिंग क्यूई महाद्वीप पर नहीं हुआ है। शून्य को निगलने वाली ज्वाला की उंगलियों पर मौजूद काली लपटें स्वर्गीय ज्वाला चार्ट पर मजबूती से प्रहार कर रही थी। उसकी गहरी आवाज हॉल में हड्डियों को जलाती ज्वाला की तरह गूंज रही थी। यान वंश ने बाहरी दुनिया से हमेशा यही दावा किया है कि लाल कमल कर्मग्नि ही उनकी एकमात्र संरक्षक स्वर्गीय ज्वाला है, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से अन्य 2 ज्वालाओं का कभी उल्लेख नहीं किया है। 8 विनाश ज्वाला और 9 अधोलोक स्वर्ण पूर्वज ज्वाला यान वंश की पैतृक भूमि में स्थित 10,000 अग्नियों के प्राचीन जगत में सील हैं, जिन्हें यान वंश के पूर्वजों ने 1000 साल पहले विभिन्न स्थानों से एकत्रित किया था। 9 अधोलोक स्वर्ण पूर्वज ज्वाला अभी 7 सितारा स्तर में प्रवेश कर चुकी है, जबकि 8 विनाश ज्वाला मध्य 7 सितारा स्तर के करीब है। लाल कमल कर्मग्नि थोड़ी कमजोर है, लेकिन फिर भी 6 सितारा स्तर के शिखर पर है। यान वंश ने इसे गुप्त रखने का कारण यह है कि उनके पास इन्हें परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली कोई नहीं है। यानजिन अभी शिखर पर है। 4 सितारा स्तर के अन्य सर्वोच्च बुजुर्ग यान कबीले के अधिकतम 5 सितारा स्तर के हैं, वे उनके आसपास भी नहीं पहुंच सकते। 3 दिव्य ज्वालाएं, जिनमें सबसे निचली 6 सितारा स्तर की है और सबसे शक्तिशाली लगभग 7 सितारा स्तर की है। प्राचीन 8 कुलों में यानकुल की शक्ति शीर्ष स्तर की नहीं मानी जाती। यानजिन 4 सितारा स्तर पर है और यानकुल में सबसे शक्तिशाली केवल 5 सितारा है। इतनी शक्ति के साथ वे शीर्ष 10 दिव्य ज्वालाओं में से 3 की रक्षा नहीं कर सकते। हुनतियांडी मुड़ा और उसकी निगाह हुनफैंग पर पड़ी। हमारे सामने रास्ता बहुत सीधा है, या तो उन्हें बलपूर्वक पकड़ लें या उनके बदले में कुछ और ले लें। बुजुर्ग हुनतु ने सबसे पहले बात की। उनके मुरझाए बूढ़े चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्हें बलपूर्वक पकड़ लो। यान कबीले की कुल शक्ति नगण्य है, यहाँ तक कि उनके पूरे कबीले की शक्ति से भी वे मेरे मौन द्वार को मुश्किल से ही रोक पाएंगे। इस अधीनस्थ को 7 दिन का समय दो और यान कबीले का 10,000 अग्नियों का प्राचीन संसार तब से हुन कबीले का हो जाएगा। हुनकियान ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, आधा कदम आगे बढ़ा और झुककर कहा, एल्डर की बातों को आसान बताया जा रहा है, लेकिन यान कुल आखिर 8 प्राचीन कुलों में से एक है और यानजिन ने उत्तरी क्षेत्र गलियारे में स्काई मेंशन अलायंस को रोकने में हमारी मदद भी की थी। अगर हम बलपूर्वक हमला करते हैं तो चाहे इसे यानकुल पूरी तरह से हुनकुल के विपरीत, दूसरे कुल निश्चित रूप से हमें बदनाम करने का मौका ढूंढेंगे। लिंकुल और शीकुल का मामला अभी हाल ही का है और प्राचीन कुल अभी स्काई मेंशन अलायंस से अलग हुआ है। ऐसे समय में और दुश्मन बनाना फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान होगा। मेरे इस अधीनस्थ ने उनके बदले में कुछ देने का सुझाव दिया है। यानकुल के पास आत्मा उत्पत्ति और कलाकृति शोधन सामग्री की कमी है, जबकि हुनकुल के पास ये दोनों चीजें हैं। यानजिन की कीमत बताओ, यानकुल की कीमत बताओ। यानजिन का हम पर एहसान है, इसलिए हो सकता है कि वह बैठकर बातचीत करने को तैयार हो जाए। सोल युआनतियान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। व्यापार करना बेशक सुरक्षित है, लेकिन यान कबीले ने इन दिव्य ज्वालाओं को हजारों वर्षों तक सार्वजनिक किए बिना छिपाकर रखा है, जो दर्शाता है कि वे इन दिव्य ज्वालाओं को बाहरी लोगों की कल्पना से कहीं अधिक महत्व देते हैं। साधारण सौदेबाजी से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक बार जब इस व्यापार की खबर फैल गई तो औषधि कबीला, लेई कबीला और दिव्य दानव फीनिक्स कबीला सभी यान कबीले पर नजर गड़ा देंगे और दूसरों के लिए पहले वहां पहुंचना आसान हो जाएगा। हुनतियांडी ने तीनों पक्षों की राय सुनी। उनके चेहरे पर किसी भी तरह का झुकाव स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। उन्होंने अपना सिर घुमाकर हुनफैंग की ओर देखा। हुन कबीले का युवा मुखिया, जो प्रवेश करने के बाद से चुप था, स्वर्गीय ज्वाला चार्ट को ध्यान से देख रहा था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, मानो वह कुछ अनुमान लगा रहा हो। फिर भी उसकी आंखों में जरा भी संकोच नहीं था, बल्कि वही निश्चितता थी जो एक शिकारी को अपने शिकार पर नजर गड़ाने के बाद होती है। फैंग, तुम क्या सोचती हो? हुनफैंग ने स्वर्गीय ज्वाला चार्ट से नजरें हटाईं और हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर धीरे धीरे घूमते हुए कहा, बलपूर्वक कब्जा करना उचित नहीं है।
हुन कबीले ने अभी अभी प्राचीन कबीले के साथ अपना संघर्ष फिर से शुरू किया है और विभिन्न कबीलों का समर्थन हासिल करने के लिए एक नाजुक मोड़ पर है। इस समय यान कबीले पर हमला करने के लिए सेना भेजना अब तक बड़ी मुश्किल से अर्जित सद्भावना को नष्ट करने के बराबर है और इससे लेई कबीले, औषधि कबीले और यहाँ तक कि प्राचीन कबीले के शांति समर्थक गुटों की ओर से भी विरोध होगा। नुकसान फायदे से कहीं अधिक होगा। वह रुका और फिर बोला, लेन देन उचित है लेकिन यान कबीला सहमत नहीं होगा। उन्होंने इन दिव्य ज्वालाओं को हजारों वर्षों से छिपा कर रखा है ताकि कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति मिल सके जो इन्हें परिष्कृत कर सके। अगर हम आत्मा के स्रोत और कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाली सामग्री का आदान प्रदान करते हैं तो यह उनके लिए केवल एक अतिरिक्त लाभ होगा। इससे उनके संरक्षक खजाने नहीं छिनेंगे, लेकिन ठीक किसी कारण से हमें पहले एक आदान प्रदान का प्रस्ताव रखना चाहिए, खुले तौर पर और ईमानदारी से एक उदार आदान प्रदान समझौता प्रस्तुत करना चाहिए जिससे पूरे महाद्वीप को पता चले कि हुन कबीला उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने को तैयार है। अगर यान कबीला इनकार करता है तो यह उनकी ही कृतज्ञता होगी। उस समय जब हम कार्रवाई करेंगे तो इसे पहले शिष्टाचार बाद में बल कहा जाएगा। हमारे पास एक वैध कारण होगा और भविष्य में भले ही अन्य कबीले हमारी निंदा करें, हम दृढ़ रहेंगे। अध्याय 53 बल प्रयोग से पहले शिष्टाचार। हुनफैंग के बोलने के बाद मुख्य हॉल कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। एल्डर हुंतू और सोल युआनतियान ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों वृद्ध पुरुषों की आंखों में आश्चर्य की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। युवा स्वामी वास्तव में पहले आदान प्रदान पर बातचीत करने का समर्थन कर रहे थे। दूसरी ओर हुनकियान ने थोड़ी राहत की सांस ली। इतने वर्षों तक आत्मालोक के आंतरिक मामलों का प्रबंधन करने के बाद उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि युवा स्वामी आवेग में आकर सीधे युद्ध शुरू कर देंगे। उपहारों की सूची इतनी भरी होनी चाहिए कि यान वंश उसे देखकर हिचकिचाए। हुनफैंग ने अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए स्वर्गीय ज्वालाओं के नक्शे की ओर चलते हुए कहा और अपनी उंगली से यान वंश की पैतृक भूमि के स्थान पर हल्के से थपथपाया। लेकिन साथ ही ये बात पूरे महाद्वीप को पता चल जानी चाहिए कि हुन वंश ईमानदारी से आया है। अगर यान वंश अदला बदली के लिए तैयार है तो सभी खुश होंगे। अगर वे तैयार नहीं है तो इसका मतलब है कि वे अपने भले के बारे में नहीं जानते। तभी जब हम कोई कदम उठाएंगे तब हमारे पास न्यायसंगत कारण होगा। हुनतियान मुख्य सीट पर आराम से बैठ गया। आर्मरेस्ट पर अपनी उंगलियों से कुछ बार थपथपाते हुए उसके होठों के कोने पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। हुनकियान को उपहारों की सूची तैयार करने दो। दवाइयाँ, सामग्रियाँ, आत्मा का स्रोत, एक समझौता, ये सब इसमें जोड़ दो। मात्रा इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि यान जिन इसे पढ़ने के बाद इसे तुरंत फाड़ न सके। इसे पहुंचाने के लिए कौन उपयुक्त है? सोल मी शेंग, हुनफैंग ने मुड़कर कहा। वह सोल हॉल के हॉल मास्टर हैं, एक शीर्ष 5 सितारा डो शेंग हैं। उनका रुतबा काफी है, इसलिए यान वंश को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन वह बहुत सारे लोगों को नहीं ला सकते। 4 शीर्ष डोज उन्हीं काफी हैं। बहुत ज्यादा लोग होने से रौब उठेगा, बहुत कम होने से सद्भावना का भाव आएगा। सोल मी शेंग इस संतुलन को बखूबी समझते हैं। हुनतियान ने हल्के से सिर हिलाया जिससे प्रभावी रूप से अंतिम निर्णय हो गया। शून्य निगलने वाली ज्वाला की उंगलियों पर काली लपटें झिलमिला रही थी और उसकी धीमी आवाज में थोड़ी सी हंसी झलक रही थी। उत्तरी क्षेत्र गलियारे में उस बूढ़े यानजिन पर हमारा एक एहसान है। अगर वह समझदार है तो उपहारों की सूची मिलते ही उसे हमें सिर हिला देना चाहिए। अगर वह समझदार नहीं है तो ये बूढ़ा देखना चाहेगा कि 10,000 अग्नियों के प्राचीन संसार का सुरक्षा कवच कब तक टिक सकता है। निश्चिंत रहें, लॉर्ड वॉर्ड स्वेलोइंग फ्लेम। हॉल ऑफ सोल्स के गुप्त एजेंटों ने 10,000 अग्नियों के प्राचीन जगत की 70% सरनी आंखों और कमजोर बिंदुओं का नक्शा बना लिया है। हुनफैंग ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उनके हर शब्द में निश्चितता झलक रही थी। यान कबीले का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ केवल 5 सितारा डो शेंग है। वे उन 3 स्वर्गीय ज्वालाओं की रक्षा नहीं कर सकते। हम बल से पहले शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं और हमने वह सब किया है जो उचित है। 3 दिन बाद यान कबीले की पैतृक भूमि। सोल मी शेंग यान कबीले के सुरक्षा घेरे के बाहर हाथ पीठ के पीछे बांधे, चेहरे पर कोई भावहीनता लिए खड़ा था। वह अपने पीछे केवल 4 हॉल ऑफ सोल्स हेवनली वेनरेबल्स को लेकर आया था, जिनमें से सभी की साधना पीक डो जोन स्तर की थी। वह एक भी निम्न स्तरीय डो शेंग को साथ नहीं लाया था। उसके पैरों के नीचे से क्षितिज तक गहरे लाल रंग की चट्टानों की परतें फैली हुई थीं। हवा में सल्फर की हल्की सी गंध और अग्नि संबंधी तीव्र ऊर्जा फैली हुई थी। पूरा क्षेत्र एक दृश्यमान हल्के लाल प्रकाश अवरोध से ढका हुआ था। 10,000 अग्नियों के प्राचीन जगत का अवरोध। सोल मी शेंग ने जबरदस्ती से सभा में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने विधिवत रूप से अपना विजिटिंग कार्ड जमा किया और आधे घंटे से अधिक समय तक सभा के बाहर इंतजार करते रहे। यान कबीले के उस बुजुर्ग को, जो उस कक्ष की रखवाली कर रहा था, स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं थी कि सोल हॉल का हॉल मास्टर स्वयं आएगा और न ही उसे यह उम्मीद थी कि वह केवल 4 लोगों को लेकर आएगा। यानजिन ने पैतृक भूमि के मुख्य हॉल में सोल मी शेंग का स्वागत किया। हॉल का फर्नीचर खुरदुरा था। चारों दीवारें बिना पॉलिश किए ज्वालामुखी चट्टान से बनी थीं। बीच में एक लंबी मेज लाल ज्वाला क्रिस्टल के एक ही टुकड़े से तराशी गई थी, जिसकी सतह उच्च तापमान के कारण अनगिनत बारीक रेखाओं में झुलस गई थी। यानजिन मुख्य आसन पर बैठा था। उसके लाल वस्त्र ज्वाला की तरह चमक रहे थे। उसकी दाढ़ी और बाल भी पूरी तरह लाल थे। उसके चेहरे पर एक विनम्र हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी सतर्कता झलक रही थी। उनके नीचे यान वंश के 2 शेष सर्वोच्च बुजुर्ग बैठे थे। महान बुजुर्ग यानली, जो प्रारंभिक 5 सितारा डो शेंग थे, जिनका चेहरा उम्रदराज और भावहीन था। उनके हाथ लोहे के हुक की तरह सूखे और पतले थे। उनकी उंगलियों पर अभी भी रसायन भट्टी के पास की राख लगी हुई थी। और द्वितीय बुजुर्ग यानफैंग, जो अंतिम चतुर्थ सितारा डो शेंग थे, यानली से काफी छोटे थे, लेकिन उनकी बाहों के बीच स्वर्गीय ज्वाला से बना निशान उन्हें असाधारण रूप से तेज तर्रार दिखाता था। यान वंश की सर्वोच्च युद्ध शक्ति इस क्षण उपस्थित थी। आत्मा हॉल के हॉल मास्टर, आपने अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित किया है। क्या मैं आपसे आपके आगमन का उद्देश्य पूछ सकता हूँ? यानजिन ने बिना किसी औपचारिकता के सीधे मुद्दे पर बात की। सोल मी शेंग ने बोलने में जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने अपनी आस्तीन से उपहारों की सूची निकाली, उसे मेज पर रखा और उंगली से हल्के से धक्का दिया। उपहारों की सूची लाल लौ के क्रिस्टल से बनी मेज पर सरकती हुई यानजिन के सामने आकर रुक गई। यानजिन ने अपना सिर नीचे किया और उस पर एक नजर डाली। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। 100 ग्रेड 8 सोल युआन गोलियां, 10 ग्रेड 9 सोल युआन गोलियां, 20 भाग स्वर्ग स्तरीय कलाकृति शोधन सामग्री, जिसमें मिट्टी के आकार का आत्मा भक्षण करने वाला लोहा और 10,000 साल पुराने आत्मा क्रिस्टल शामिल हैं। हॉल ऑफ सोल्स द्वारा उत्पादित आत्मा मूल के 3000 अंश, प्रत्येक अंश डो जोन स्तर से ऊपर के विशेषज्ञों की आत्माओं से परिष्कृत, जो एक मार्शल आर्टिस्ट की आत्मा शक्ति को बढ़ाने में सक्षम है और कलाकृति शोधन के लिए सीधे उपयोग किए जा सकते हैं। साथ ही हुनतियान द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित 100 वर्षीय हिंसा संधि। यानली और यानफैंग भी झुककर देखने लगे। यानफैंग की बाहों के बीच का जलने का निशान थोड़ा सा फर्क उठा, जबकि यानली ने चुपचाप उपहारों की सूची से अपनी नजर हटाकर यानजिन की ओर देखा।
हुन वंश इन वस्तुओं का उपयोग आपके वंश के पास मौजूद रेड लॉर्ड्स कर्मा फायर, ए डिसोलेशन डिस्ट्रक्शन फ्लेम और 9 नेदर गोल्डन एंसेस्टर फ्लेम के बदले में करना चाहता है। सोलमी शेंग की आवाज़ शांत और स्पष्ट थी। यानजिन की निगाहें उपहारों की सूची पर काफी देर तक टिकी रहीं, फिर उन्होंने धीरे से अपनी नजरें हटा लीं। उसके चेहरे पर मौजूद विनम्र हल्की सी मुस्कान गायब हो गई थी। उसकी जगह एक अत्यंत जटिल भाव आ गया था, न तो क्रोध, न ही तिरस्कार, बल्कि एक ऐसी चुप्पी जो किसी संवेदनशील स्थान पर चोट लगने के बाद आती है। उसने मेज पर रखी चाय का प्याला उठाया, जो काफी देर पहले ठंडा हो चुका था, और एक बड़ा घूंट लिया। उसकी लाल बाहें सिकुड़कर एक गांठ बन गईं। आत्मा हॉल के हॉल मास्टर, मैं इस उपहार सूची के महत्व को स्वीकार करती हूँ। पूरे महाद्वीप में देखें तो हून वंश के अलावा कोई दूसरा ऐसा परिवार नहीं है जो इतना बड़ा योगदान दे सके। लेकिन लाल कमल कर्मग्नि यान वंश के पूर्वज ज्वाला सम्राट द्वारा छोड़ी गई कुल वंश अग्नि है, और 8 विनाश ज्वाला और 9 अधोलोक स्वर्ण पूर्वज ज्वाला को हमारे पूर्वजों ने 1000 साल पहले प्राचीन युद्ध क्षेत्रों से एक एक करके एकत्रित किया था। ये व्यापारिक वस्तुएं नहीं हैं, ये यान वंश के अस्तित्व की नींव हैं। यान वंश हजारों वर्षों से स्थापित है और इसने कभी भी शीर्ष 10 दिव्य ज्वालाओं में से किसी को भी अपनी पैतृक भूमि से बाहर नहीं जाने दिया है। मैं यह मिसाल कायम नहीं कर सकती। वह कुछ देर रुका, उसकी आवाज़ थोड़ी नरम पड़ गई, जिसमें सच्ची बेबसी झलक रही थी। आत्मा हॉल के हॉल मास्टर, मैं ये भी जानता हूँ कि हुन कबीले का युवा स्वामी इस समय उच्चतर स्तर की ओर अग्रसर है, और दिव्य ज्वालाएं उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यान कबीला अन्य तरीकों से अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने को तैयार है। हम यान कबीले की कलाकृति शोधन कार्यशालाएं और औषधि की दुकानें खोलेंगे, और हुन कबीले को अपनी गुण वाले साधना संसाधन बाजार दर से 30% कम दामों पर दीर्घकालिक रूप से उपलब्ध कराएंगे। यान कबीले की यही अधिकतम क्षमता है, और मुझे आशा है कि आत्मा हॉल के हॉल मास्टर इसे समझेंगे। सोलमी शेंग ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप यानजिन को देखती रही। हॉल में काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। केवल दूर स्थित 10,000 अग्नियों की प्राचीन दुनिया की गहराई से मैग्मा के उमड़ने की हल्की सी आवाज ही सुनाई दे रही थी। यानली के वृद्ध चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन घुटनों पर टिकी उनकी उंगलियों ने चुपचाप उनके वस्त्रों को कसकर पकड़ रखा था। यान फैंग की निगाहें सोलमी शेंग और यानजिन के बीच बार बार घूमती रहीं। उनका कंधा एक बार ऊपर नीचे हुआ, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुल प्रमुख यानजिन, उनको यहाँ कोई खरीदारी जबरदस्ती करने नहीं आया है, सोलमी शेंग ने अंततः शांत स्वर में कहा, मानो वह कोई सरल तथ्य बता रहा हो। इस उपहार सूची में प्रत्येक वस्तु की कीमत स्पष्ट रूप से लिखी है। कुल प्रमुख और युवा स्वामी का अर्थ है जबरदस्ती से पहले शिष्टाचार। उपहार सूची सौंप दी गई है। यदि आपका कुल विनिमय के लिए तैयार है तो दोनों पक्ष प्रसन्न होंगे। यदि आप तैयार नहीं हैं तो हुनकुल जबरदस्ती नहीं करेगा। वह खड़ा हुआ और यानजिन को थोड़ा झुककर प्रणाम किया। उसकी हरकतें न तो विनम्र थीं और न ही अभिमानपूर्ण, और उसके स्वर में धमकी का कोई संकेत नहीं था, लेकिन हर शब्द सोच समझकर बोला गया प्रतीत होता था। मेरा काम उपहारों की सूची पहुंचाना है। मैं कुल प्रमुख यानजिन का उत्तर कुल प्रमुख और युवा स्वामी को ठीक वैसे ही पहुंचा दूंगा। अलविदा। सोलमी शेंग ने हॉल ऑफ सोल्स के 4 दिव्य पूज्यों का नेतृत्व किया और हॉल से बाहर निकलने के लिए मुड़े। उनके कदम स्थिर थे, न तेज और न धीमे। यानजिन ने हॉल के दरवाजे के बाहर उसकी पीठ को ओझल होते हुए देखा। उसके चेहरे के भाव अनिश्चितता से झिलमिला रहे थे। उपहारों की वह सूची अभी भी मेज पर पड़ी थी, हटाई नहीं गई थी। ये वह चीज थी जिसे सोलमी शेंग ने जानबूझकर पीछे छोड़ दिया था। उपहारों की सूची वहीं पड़ी रही, जिसका अर्थ था कि हुन वंश की ईमानदारी यान वंश के प्रति बनी रही, और इस ईमानदारी को ठुकराने वाला स्वयं यान वंश था। कुल प्रमुख यानली की वृद्ध आवाज हॉल में गूंजी। उनका लहजा शांत था, फिर भी हर शब्द में गहराई थी। हुन कुल बल प्रयोग से पहले शिष्टाचार का पालन करता है। आज उन्होंने उपहारों की सूची भेजी है, कल कौन भेजेगा कौन जाने। हम अच्छी तरह जानते हैं कि लिंकुल और शीकुल कैसे गायब हुए। उन्होंने उपहारों की सूची वापस नहीं ली ताकि यानकुल को इसके परिणामों का स्वयं सामना करना पड़े। मुझे पता है। यानजिन मुख्य आसन पर वापस बैठ गया, ठंडी चाय का प्याला उठाया और एक और घूंट लिया। उसकी लाल बाहें और भी कस गईं। लेकिन स्वर्गीय ज्वालाएं हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई नींव हैं। अगर हम उन्हें सौंप देते हैं तो यान वंश का नाम क्या रह जाएगा। अगर हुन वंश सचमुच कार्रवाई करना चाहता है तो 10,000 अग्नियों की प्राचीन दुनिया को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यान फैंग, अब से सुरक्षा घेरे की गति बढ़ाओ और घेरे के नेत्रों पर 3 और प्रतिबंध लगाओ। यान ली, पैतृक भूमि में युवा पीढ़ी को समूहों में बाहरी गुप्त घाटियों में स्थानांतरित करो। अगर सच में कुछ हो जाता है तो कम से कम हमारी जड़ें तो नहीं टूटेंगी। यान फैंग ने आदेश स्वीकार कर लिया, लेकिन उठते समय एक पल के लिए हिचकिचाया और धीमी आवाज में पूछा, कुलपति। सोलमी शेंग ने बल से पहले शिष्टाचार की बात कही थी। अगर वे सचमुच हमला करते हैं तो क्या हम उनका सामना कर पाएंगे। यानजिन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह हॉल के बाहर आसमान की ओर देखता रहा, जो हल्के लाल रंग की रोशनी से ढका हुआ था, और काफी देर तक चुप रहा। आत्मालोक, हुन त्यान्डी का हॉल। सोलमी शेंग द्वारा लाई गई खबर संक्षिप्त और स्पष्ट थी। यान कबीले ने इनकार कर दिया था। उपहारों की सूची छोड़ने के बाद वह रास्ते में बिना किसी देरी के सीधे लौट आया था। ये सुनने के बाद हुन त्यान्डी को गुस्सा नहीं आया। उसने यानजिन द्वारा वापस धकेली गई उपहार सूची की प्रति को मेज पर रख दिया, और उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इनकार एकदम स्पष्ट और साफ था। उनमें वाकई हिम्मत है। हुन त्यान्डी ने नीचे बैठे हुन फैंग की ओर देखते हुए अपना सिर झुकाया। फैंग, शिष्टाचार तो पहले ही दिखाया जा चुका है। यानजिन ने उपहारों की सूची को मौके पर ही नहीं फाड़ा, लेकिन ये पूरे महाद्वीप के सामने हुन वंश का अपमान करने जैसा है। इसके बाद जो बल प्रयोग होगा उसकी व्यवस्था आप कैसे करेंगे। हुन फैंग खड़ा हुआ और हॉल के केंद्र में स्थित स्वर्गीय ज्वालाओं के विशाल मानचित्र की ओर चला गया। उसकी निगाह धीरे धीरे लाल कमल कर्मग्नि की स्थिति से 8 विनाश ज्वाला और 9 पाताल स्वर्ण पूर्वज ज्वाला की ओर स्थानांतरित हुई। उसकी उंगली ने यान कबीले की पैतृक भूमि के स्थान पर हल्के से थपथपाया। एल्डर हुंतु और सोल युआनतियान ने एक ही समय में अपने शरीर को सीधा किया। दोनों वृद्ध पुरुषों की आंखों में एक लंबे समय से खोई हुई तीक्ष्णता झलक उठी। उपहारों की सूची वापस कर दी गई है, और जल्द ही पूरी दुनिया जान जाएगी कि हुन कबीला ईमानदारी से आया था। फिर भी यान कबीले ने बातचीत करने से भी इनकार कर दिया। चाहे वह उपहार दे या न दे, हम खुद जाकर उसे ले लेंगे। हुन फैंग ने मुड़कर सोल युआनतियान और एल्डर हुंतु की ओर देखा। युद्ध में गति ही सर्वोपरि है। मैं आप दोनों एल्डर्स को जनशक्ति जुटाने का काम सौंपता हूं। आत्माओं के हॉल के गुप्त एजेंटों ने यान कबीले के सुरक्षा तंत्र के 70% भाग और कमजोर बिंदुओं का नक्शा बना लिया है। इस बार लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, तीनों स्वर्गीय ज्वालाओं को एक ही बार में नष्ट करना। यान कबीले के आम सदस्यों को नुकसान न पहुंचाने का प्रयास करें। यदि यानजिन समझदार है तो हम उसे नहीं छुएंगे। यदि वह हमारे रास्ते में खड़ा होता है तो दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोल युआनतियान ने हल्के से सिर हिलाया। उनके मुरझाए हुए बूढ़े चेहरे पर कोई भाव दिखाई नहीं दे रहा था।
एल्डर हुंतू सीधे मुड़े और हॉल से बाहर चले गए। उनके कदम भारी और जल्दबाजी वाले थे। उन्होंने मन ही मन सैनिकों की गिनती शुरू कर दी थी। हुनफैंग ने अपनी दृष्टि हटाई और स्वर्गीय ज्वाला मानचित्र पर यान वंश की पैतृक भूमि के स्थान पर फिर से नजर डाली, जिसे उसने अनगिनत बार स्पर्श किया था, और अपनी उंगली के सिरे को हल्के से छुआ। बल से पहले शिष्टाचार का पालन किया जा चुका है। बल का प्रयोग कैसे किया जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यान वंश स्वयं समझदार है या नहीं। अध्याय 54। योजनाएं परिवर्तनों के साथ तालमेल नहीं रख सकती। सोलमी शेंग द्वारा लाई गई खबर जब सोलरियल में फैली तो हुन कबीले में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एल्डर हुंतू ने वहीं पर ठंडी सी झुंझलाहट भरी आवाज में सिर्फ 4 शब्द कहे, जीवन और मृत्यु में अंतर नहीं, और फिर मुड़कर एल्डर हॉल की ओर सेना जुटाने के लिए चल दिए। सोल युआनतियान ने यान जिन के इनकार के शब्दों के बारे में कुछ और सवाल पूछे। सोलमी शेंग की बात सुनने के बाद वह कुछ देर चुप रहे। उनके मुरझाए हुए बूढ़े चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने बस हल्का सा सिर हिलाया और एल्डर हुंतू के पीछे चल दिए। हुनकियान ने गुप्त माध्यमों से अस्वीकृत उपहारों की सूची की खबर लीक की थी। 3 दिनों के भीतर पूरे मध्य मैदान को पता चल गया कि हुन कबीले ने उदार उपहारों के साथ दौरा किया था। फिर भी यान कबीले ने इस मामले पर चर्चा करने से भी इनकार कर दिया। हुनफैंग यही चाहता था, लेकिन हुनफैंग ने खुद कोई हैरानी नहीं दिखाई। यान कबीले द्वारा छिपाई गई 3 दिव्य ज्वालाएं सम्राट बनने के उसके मार्ग में महत्वपूर्ण थीं। लाल कमल कर्मग्नि, 8 विनाश ज्वाला और 9 अधोलोक स्वर्ण पूर्वज ज्वाला, शीर्ष 10 में स्थान पाने वाली ये तीनों दिव्य ज्वालाएं उसकी थीं। यान जिन का अदला बदली से इनकार करना उसकी उम्मीदों के अनुरूप था, और यह भी कहा जा सकता है कि यह उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि यान कबीला जितना दृढ़ता से इनकार करता, कार्रवाई करने के उसके कारण उतने ही उचित होते। पिछले कुछ दिनों से उसने खुद को अपने अध्ययन कक्ष में बंद कर रखा था और उसके सामने 10,000 अग्नियों के प्राचीन जगत का मानचित्र फैला हुआ था। आत्माओं के हॉल के गुप्त संचालकों द्वारा चिन्हित प्रत्येक गुप्त मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसकी योजना जटिल नहीं थी। वह सोल युआनतियान और एल्डर हुंतू, 8 सितारा डोशेंग को अग्रिम पंक्ति में रखकर 10,000 अग्नियों के प्राचीन लोक की कुल सुरक्षात्मक संरचना को जबरदस्ती तोड़ना चाहता था। हुनकिंगल परिधि पर पीछे हटने का रास्ता रोके रखेगी, जबकि वह स्वयं अपने सैनिकों को पैतृक भूमि में ले जाकर 3 दिव्य ज्वालाओं को वश में करेगा। यानकुल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल 5 सितारा था। सोल युआनतियान अकेले ही उसे कुचल सकता था। जब याओ याओ ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया तो वह बिना सिर उठाए ही मानचित्र पर छिपे हुए पहरेदारों के अंतिम कुछ स्थानों को चिन्हित कर रहा था। उसने मेज के कोने पर ताजे बने कमल के बीज के सूप का एक कटोरा रखा, उसके द्वारा चिन्हित स्थानों से भरे मानचित्र पर एक नजर डाली और बिना कुछ पूछे उसने बस हाथ बढ़ाकर हल्के दबाव से उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को सहलाया। बहन काइलिन ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम आज रात पूर्वी आंगन में भोजन के लिए वापस आ रहे हो। मूशियाओ आज दादी के घर लिखना सीख रही थी और उसने फैंग अक्षर लिखा। वह टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन उसने पापा को दिखाने की जिद की। हुनफैंग का हाथ एक पल के लिए रुका और उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पिछले कुछ दिनों से वह अध्ययन कक्ष में सो रहा था। हर दिन नक्शे और सैन्य तैनाती के आदेश देखकर उठता था, यहाँ तक कि पूर्वी आंगन में कपड़े बदलने का समय भी नहीं निकाल पाता था। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, दरवाजे के बाहर हुनकियान के तेज कदमों की आहट। जब हुनकियान ने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे के भाव देखकर हुनफैंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। ये बूढ़ा सेवक सैकड़ों वर्षों से आत्मालोक में सेवा कर रहा था, लाशों के ढेर और खून के सागर देख चुका था और सदियों पुरानी साजिशों का साक्षी रहा था। वह शायद ही कभी अपना संयम होता था, लेकिन इस समय मेज के सामने खड़े होकर उसके होंठ 2 बार हिले और फिर वह स्पष्ट रूप से बोल पाया, युवा स्वामी, यान वंश से कोई आया है। ये यान फैंग है, यान वंश का द्वितीय प्रमुख, एक उच्च स्तरीय चतुर्थ सितारा डोशेंग। वह अकेला आया है, बिना किसी सेवक के, और इस समय मुख्य द्वार के बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। उसने कहा कि वह वंश प्रमुख यान जिन का एक निजी पत्र और कुछ अन्य सामान लाया है। हुनफैंग ने अपने हाथ में मौजूद सरणी मानचित्र नीचे रख दिया और याओ याओ से एक नजर मिलाई। यान कबीले के दूसरे बड़े स्वयं आए थे और अपने साथ केवल एक व्यक्ति को लाए थे। यह उनकी अपेक्षा से बिल्कुल विपरीत था। वे अभी सेना जुटाने की तैयारी ही कर रहे थे और दूसरा पक्ष पहले ही दस्तक दे चुका था। उन्होंने एक क्षण सोचा, हुनकियान को उस व्यक्ति को मुख्य हॉल में आमंत्रित करने के लिए कहा और याओ याओ को हुनतियांडी और शून्य निकलने वाली ज्वाला को सूचित करने के लिए। मुख्य हॉल में यानफैंग बीच में खड़ा था, अब भी यान कबीले के विशिष्ट लाल वस्त्र पहने हुए। मंद मोमबत्ती की रोशनी में उसके माथे पर दिव्य ज्वाला से झुलसने का निशान विशेष रूप से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसका हाव भाव बहुत नीचा था। ये गिड़गिड़ाने जैसा नहीं था, बल्कि बातचीत में पूरे कबीले का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अपने सारे तीखेपन को संयमित रखने का संकेत था। जब हुनफैंग बगल के हॉल से बाहर आया तो उसकी नजर सबसे पहले यानफैंग पर पड़ी और फिर उसके बगल में लाल ब्रोकेट की परतों में लिपटे जैद के बक्से पर। कुछ कदमों की दूरी पर स्थित सागर हृदय ज्वाला और शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला एक साथ उसके शरीर के भीतर तीव्र रूप से धड़क रही थी। ये दिव्य ज्वालाओं के बीच सहज प्रतिध्वनि थी। जैद के बक्से में बंद वस्तु कम से कम शीर्ष 10 दिव्य ज्वालाओं में से एक थी। हुनतियांडी और वॉर्ड स्वेलोइंग फ्लेम अभी तक नहीं आए थे। हुनफैंग मुख्य सिंहासन पर बैठ गए और यानफैंग को बैठने और बोलने का इशारा किया। यानफैंग नहीं बैठे, इसके बजाय उन्होंने सावधानीपूर्वक जेड बॉक्स को अपने सामने लंबी मेज पर रखा। फिर अपनी आस्तीन से यान जिन द्वारा व्यक्तिगत रूप से मुहरबंद एक पत्र निकाला और दोनों हाथों से उसे प्रस्तुत किया। पत्र का सार बहुत संक्षिप्त था, शब्द विनम्र और संयमित थे, जिसका सार ये था, बार बार विचार करने के बाद यान वंश 8 विनाश ज्वाला को हुन वंश को सौंपने के लिए तैयार है, बशर्ते हुन वंश पहले अस्वीकृत उपहार सूची के मामले को आगे न बढ़ाए। यान वंश उपहार सूची में शामिल औषधीय गोलियों और सामग्रियों का केवल आधा हिस्सा लेगा और बाकी पूरा लौटा देगा। लाल कमल कर्मग्नि और नौनीदर स्वर्ण पूर्वज ज्वाला के बारे में पत्र में कोई उल्लेख नहीं था। हुनफैंग ने पत्र पढ़ना समाप्त किया, कागज को मेज पर रखा और काफी देर तक चुप रहा। उसने यान कबीले की कई प्रतिक्रियाओं की कल्पना की थी, कठोरता, कमजोरी, टालमटोल, अतिरिक्त सेना बुलाना, लेकिन उसने इस प्रतिक्रिया के बारे में कभी नहीं सोचा था। यान कबीले द्वारा स्वेच्छा से शीर्ष 10 दिव्य ज्वालाओं में से एक को सौंपना और उपहारों का आधा हिस्सा लौटाना उसके सामने सिर झुकाने के समान था। फिर भी यह बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं था। यह एक अत्यंत चतुर चाल थी। मैं अपने सबसे बड़े सौदेबाजी के हथियारों में से एक देने को तैयार हूं, लेकिन बाकी 2 को मैं न्यूनतम शर्त के रूप में रखूंगा। इस तरह यदि हुन कबीला फिर से सेना जुटाता है तो वे तरकीन प्रतीत होंगे। यान जिन 8 विनाश ज्वाला का उपयोग यान कबीले के लिए शांति खरीदने के लिए और उपहारों का आधा हिस्सा लौटाने के इशारे का उपयोग महाद्वीप पर विभिन्न शक्तियों का मुंह बंद करने के लिए भी कर रहा था। एल्डर यानफैंग, हुनफैंग ने पत्र नीचे रखते हुए शांत स्वर में कहा, आपके कबीले ने पहले आदान प्रदान से इनकार कर दिया था और अब आपने स्वेच्छा से 8 विनाश ज्वाला भेज दी है। इस तरह के अचानक बदलाव का कोई न कोई उचित कारण जरूर होगा।
यान फेंग ने गहरी सांस ली। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी भौं पर बना जलने का निशान हल्का सा फड़क उठा, मानो वह उसके लिए उन कठिन शब्दों को कह रहा हो। युवा कुल प्रमुख यानकुल ने इस उपहार सूची में शामिल हर एक वस्तु का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया है। सच कहें तो 9वीं श्रेणी की आत्मा उत्पत्ति गोली और 10,000 वर्ष पुराना आत्मा क्रिस्टल वास्तव में अनमोल है और यानकुल इससे अप्रभावित नहीं है। लेकिन यानकुल ने 8 विनाश ज्वाला को सौंपने का निर्णय उपहार सूची के कारण नहीं लिया, बल्कि हुनकुल के युवा कुल प्रमुख के दृढ़ संकल्प के कारण लिया। यानफेंग कुछ देर रुका। बोलते समय उसने हुनफेंग की आंखों में नहीं देखा, बल्कि अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाए रखा। उसकी आवाज में वास्तविकता के बार बार आघात से उबरने के बाद की बेबसी झलक रही थी। लिंग और शी वंश के मामले पूरे महाद्वीप में फैल चुके हैं। प्राचीन वंश के स्काई मैंशन एलायंस से अलग होने के बाद स्काई मैंशन एलायंस अब हुन वंश का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर यान वंश हुन वंश का विरोध जारी रखता है तो केवल 2 ही परिणाम होंगे, या तो लिंग वंश की तरह उनका भी सफाया हो जाएगा, या वे अलग थलग और असहाय होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। शाओ यान ने वास्तव में उस समय यान वंश की मदद की थी। उसने एक बार पिल टावर ग्रैंड मीटिंग में याओ तियान को हराया था और प्राचीन ड्रैगन द्वीप पर विद्रोह को दबाने में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। लेकिन युवा मास्टर हुन को इस बुरे आदमी से बेहतर पता होना चाहिए। शाओ यान अब स्काई मैंशन एलायंस को भी संभाल नहीं सकता, तो वह यान वंश की रक्षा के लिए क्या कर सकता है। ये कहते हुए यानफेंग ने अपनी आंखें उठाकर हुनफेंग की ओर देखा। उसकी निगाहों में न तो कोई आक्रोश था और न ही कोई आरोप, बस एक लगभग सुन्नसी शांति थी। हुनफेंग ने मेज पर रखा चाय का प्याला उठाया और कोई जवाब नहीं दिया। चाय पहले ही ठंडी हो चुकी थी। उसने वास्तव में कभी खुद को अच्छा इंसान होने का दावा नहीं किया था। शवदफन पर्वत श्रृंखला से लेकर दानव ज्वाला क्षेत्र तक, उत्तरी क्षेत्र गलियारे से लेकर प्राचीन सम्राट हॉल तक, उसने हमेशा यही पूछा कि क्या कोई चीज सार्थक है। कभी यह नहीं पूछा कि वह सही है या गलत। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यान कबीला शियाओ यान की वर्तमान स्थिति को इतनी स्पष्ट रूप से समझ लेगा, और न ही उसने यह उम्मीद की थी कि यान कबीला उसके कदम उठाने से पहले ही स्वेच्छा से हार मान लेगा। दूसरे पक्ष द्वारा उसके सभी विचारों को पहले से ही भांप लेने की इस भावना ने उसे कुछ हद तक असहज कर दिया, लेकिन ये ज्यादातर आश्चर्य ही था। मुख्य हॉल का बगल वाला दरवाजा धीरे से खुला और हुनत्यांडी धीरे धीरे अंदर आ गए। हुनत्यांडी को देखते ही यानफेंग ने तुरंत प्रणाम किया। उनका हावभाव पहले से भी अधिक सम्मानजनक था। हुनत्यांडी मुख्य सिंहासन पर बैठ गए। हुनफेंग द्वारा दिया गया पत्र लिया, उस पर एक नजर डाली, फिर मेज पर रखे जेड के डिब्बे को देखा। उनके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यानजिन काफी समझदार है। हुनत्यांडी ने पत्र को मेज पर रखा और हुनफेंग की ओर देखते हुए अपना सिर झुकाया। फेंग प्र अष्टविनाश विनाश ज्वाला पहुंचा दी गई है। इस पर आपकी क्या राय है। हुनफेंग उठ खड़ा हुआ और लंबी मेज की ओर बढ़ा। फिर उसने लाल ब्रोकेड की परतों को खोलना शुरू किया। जेड का डिब्बा पूरी तरह से लाल ज्वाला क्रिस्टल से बना था, जो यान वंश की विशेषता है, और छूने पर बेहद गर्म था। डिब्बे की सतह पर अग्निगुण वाले घने सीलन चिन्ह खुदे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक हल्का हल्का स्पंदित हो रहा था, मानो डिब्बे के अंदर कुछ सील को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा हो। उसने एक हाथ ढक्कन पर रखा और सागर हृदय ज्वाला और शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला एक साथ उसकी हथेली में समा गईं। शीर्ष 10 दिव्य ज्वालाओं की शक्ति ने जेड के डिब्बे की सील को परत दर परत दबा दिया, और फिर अपनी उंगली के एक झटके से ढक्कन एक ध्वनि के साथ खुल गया। बॉक्स से चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। यह अष्टविनाश विनाश ज्वाला का मुख्य भाग था, मूर्ति के आकार की एक सुनहरी ज्वाला जो विनाशकारी और हिंसक आभा से घिरी हुई थी। ज्वाला के किनारों से लगातार छोटी छोटी सुनहरी बिजली की चिंगारियां फूट रही थी, और हर विस्फोट से आसपास की हवा बुरी तरह काम रही थी। ये यान कबीले में बहुत लंबे समय से फंसी हुई थी और इसने लंबे समय से एक हिंसक और क्रूर आभा संचित कर ली थी। अब जब मुहर टूट गई थी तो ये भागने के लिए हॉल की छत की ओर दौड़ना चाहती थी। हुनफेंग तैयार था। उसने अपनी 5 उंगलियों को शून्य में जकड़ लिया और शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला का गुलाबी प्रभामंडल एक पिंजरे में बदल गया, जिसने इसे कसकर जकड़ लिया, जिससे ये पिंजरे के भीतर इधर उधर छटपटाने लगी और जरा भी बाहर नहीं निकल पाए। ये सचमुच अष्टविनाश विनाश ज्वाला है। हुनफेंग ने ढक्कन फिर से बंद कर दिया और वह भयंकर गहरा सुनहरा प्रकाश जेड बॉक्स के अंदर फिर से समा गया। हॉल का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। छठे स्थान पर मध्य स्तरीय 7 सितारा के स्तर के करीब यानजिन की ईमानदारी का बहुत महत्व है। यानफेंग हॉल में हाथ लटकाए चुपचाप खड़ा था। यानजिन ने पत्र में सब कुछ स्पष्ट रूप से लिख दिया था। इस समय वह बस चुपचाप परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। हुनफेंग ने जेड का डिब्बा हुनकियान को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया और मुख्य सिंहासन पर वापस बैठ गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने यानफेंग से कहा, हुन वंश आपके वंश के नेक इरादों को स्वीकार करता है। मैं अष्टविनाश विनाश ज्वाला अपने पास रखूंगा और आपके वंश द्वारा उपहार सूची में से ली गई आधी वस्तुएं लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे यान वंश के निर्णय के लिए हुन वंश की ओर से प्रतिदान मान लीजिए। लाल कमल कर्मग्नि और 9 अधोलोक स्वर्ण पूर्वज ज्वाला के संबंध में मैं अभी आप पर कोई निर्णय लेने का दबाव नहीं डालूंगा। वापस जाकर वंश प्रमुख यानजिन को बता दे कि यदि यान वंश विनिमय पर आगे चर्चा करने को तैयार है तो हुन वंश के द्वार हमेशा खुले हैं। यदि नहीं, तो जब तक यान वंश स्वयं पहल करके हुन वंश का शत्रु नहीं बनता, तब तक हुन वंश बल प्रयोग करने में अग्रणी नहीं होगा। यानफेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि हुनफेंग अन्य 2 दिव्य ज्वालाओं को इतनी आसानी से जाने देगा। वह रातों रात यान कबीले से आत्मालोक में बहुत सारी बातें तैयार की थीं और यहाँ तक कि सबसे खराब तैयारी भी की थी। लेकिन हुनफेंग ने उसे न तो सबसे खराब परिणाम दिया और न ही कोई अनुचित मांग की। उसने सीधे सीधे अष्टविनाश ज्वाला को स्वीकार कर लिया और यान कबीले के लिए एक उचित वापसी मार्ग छोड़ दिया। धन्यवाद युवा कुल प्रमुख। यानफेंग ने झुककर प्रणाम किया। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन उसमें सच्ची राहत झलक रही थी। उसने और कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर हॉल के बाहर की ओर चल दिया। जब वह द्वार पर पहुंचा तो एक पल के लिए रुका, हुनफेंग की ओर देखा, मानो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अंत में उसने मुट्ठी भींची और तेजी से चला गया। यानफेंग की आकृति मुख्य द्वार के बाहर शून्य दरार में गायब हो जाने के बाद हुनत्यांडी ने अपना सिर झुकाकर हुनफेंग की ओर देखा। उसके होठों के कोने पर मुस्कान पहले की तुलना में थोड़ी गहरी हो गई। ये तुम्हारी पिछली योजना से अलग है। योजनाएं बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठा सकती। हुनफेंग कुर्सी पर पीछे झुककर बैठ गया और माथे पर हाथ फेरा। यानजिन के कदम ने मुझे सचमुच चौंका दिया। उसने स्वेच्छा से अष्टविनाश विनाश ज्वाला सौंप दी और उपहारों का आधा हिस्सा लौटा दिया। जिसका मतलब यह है कि मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हें उसका एक हिस्सा दूंगा और बाकी से अपना जीवन यापन करने का रास्ता छोड़ दूंगा। आगे बढ़ने और पीछे हटने का यह तरीका सीधे इनकार करने से कहीं अधिक समझदारी भरा है। अगर मैं फिर से यान कबीले पर जबरदस्ती हमला करता तो इससे हुन कबीला अविवेकी प्रतीत होता। अगर मामला फैल गया तो विभिन्न पक्षों के लिए यह अच्छा नहीं होगा। प्राचीन कबीले ने अभी अभी विवाह अनुबंध का नवीनीकरण किया है और इस समय कठोर होने की प्रतिष्ठा पाना उचित नहीं है।
तो क्या तुम बाकी दोनों को जाने देने का इरादा रखते हो? वर्ड स्वेलोइंग फ्लेम बगल के गलियारे से धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी आंखों में काली लपटें जल रही थी जिनमें थोड़ी सी मस्ती झलक रही थी। बिल्कुल नहीं, हुनफेंग हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में फिर से आत्मविश्वास झलक रहा था। 8 विनाश ज्वाला तो बस शुरुआत है। यानजिन का स्वेच्छा से इसे सौंप देना यह दर्शाता है कि उसने यान वंश के अस्तित्व को दिव्य ज्वालाओं से भी ऊपर रखा है। जब तक मैं ये साबित कर दूं कि मैं और भी शक्तिशाली दिव्य ज्वालाओं को दबा सकता हूं, वह जल्द ही शेषलाल कमलकर्मग्नि और 9 पाताल स्वर्ण पूर्वज ज्वाला स्वयं सौंप देगा। उन्हें बलपूर्वक लेने के बजाय बेहतर यही है कि यानवंश स्वेच्छा से हुनवंश का साथ दे, कम से कम अभी के लिए। यानवंश द्वारा स्वेच्छा से दिव्य ज्वाला सौंपने से यानजिन के मन में संशय और आशंकाएं किसी भी उपहार सूची से कहीं अधिक दूर हो गई हैं। इस कदम के साथ आदान प्रदान के लिए भविष्य की बातचीत कहीं अधिक सुगम होगी। याओ याओ बगल वाले हॉल से चलकर आए। उसके हाथ में कमल के बीज के सूप का वो कटोरा था जो ठंडा हो चुका था। उसने उस दिशा में देखा जहां से यानफेंग गया था, फिर हुनफेंग के सामने रखे लाल जैद के डिब्बे को देखा। उसकी गुलाबी आंखों में शरारत की एक झलक दिखाई दी। तो ये लड़ाई नहीं हो रही है। मैं तो अपने पति के साथ यान कबीले के पैतृक मैदान में आतिशबाजी देखने जाने की तैयारी कर चुकी थी। आतिशबाजी किसी और दिन देख लेंगे। हुनफेंग ने उसके हाथों से कमल के बीज का सूप लिया, चाहे वह ठंडा हो या नहीं। एक चम्मच भर सूप निकाला और अपने मुंह में डाल लिया। पहले इसे थोड़ा पका लेते हैं। अध्याय 55 8 विनाशकारी ज्वालाओं को वश में करना। यानफेंग के जाने के बाद हुनफेंग को एकांत में जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने लाल ज्वाला क्रिस्टल जेड बॉक्स को अपनी मेज पर रखा और उसे काफी देर तक देखता रहा। बॉक्स के अंदर अष्टविनाश विनाश ज्वाला बेचैनी से धड़क रही थी। मोटी क्रिस्टल दीवारों के बावजूद वह अंदर उमड़ती हुई तीव्र सुनहरी रोशनी को महसूस कर सकता था। हर प्रहार से बॉक्स की सतह पर बने सीलबंद चिन्ह तेजी से झिलमिला रहे थे, मानो अंदर कुछ उसे फाड़ने की बेताब कोशिश कर रहा हो। छठे स्थान पर और मध्य स्तरीय 7 सितारा डोशेंग स्तर के करीब यान कबीले ने इसे हजारों वर्षों तक छिपाकर रखा था। फिर भी कोई भी इसे परिष्कृत नहीं कर पाया था। इसलिए नहीं कि वे नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि कोई भी इसे दबा नहीं सका। उसने हाथ बढ़ाकर बॉक्स की सतह पर हल्के से थपथपाया। उसकी उंगली पर एक छोटा सा लाल निशान पड़ गया, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने बस अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ा। याओ याओ अध्ययन कक्ष के दरवाजे के चौखट से टेक लगाकर खड़ी थी। उसके हाथ में ताजे कटे आध्यात्मिक फलों से भरी एक थाली थी। उसने बांस की एक छुरी से एक टुकड़ा उठाया और उसे हुनफेंग के होठों के पास ले गई। हुनफेंग ने उसे लेने के लिए अपना मुंह खोला और 2 बार चबाने के बाद बुदबुदाया, यह एकांतवास काफी लंबा चल सकता है। ये कब छोटा रहा है? याओ याओ ने उस पर आंखें घुमाई, फलों की प्लेट मेज पर रखी और झुककर उसके कॉलर की टेढ़ी सिल्वर को सीधा किया, जिसे उसने खुद ही खींचकर बिगाड़ दिया था। उस समय जब तुमने शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला से लड़ाई की थी, तब तुम लगभग अपनी जान गंवा बैठे थे। अब 8 विनाश ज्वाला की बारी है। अगली बार क्या तुम नंबर 1 डियान को वश में करने की योजना बना रहे हो? डियान का तो बहुत पहले ही अस्तित्व समाप्त हो चुका है। हुनफेंग हंसा, अपना हाथ बढ़ाकर उसकी कमर में डाला और उसे अपनी गोद में खींच लिया। उसने अपनी टुटी उसके कंधे पर टिका दी। उसकी सांसें उसकी गर्दन पर पड़ रही थीं, जिससे गुदगुदी के कारण वह पीछे हट गई। हालांकि इस बार यह शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला से कहीं अधिक पेचीदा है। शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला में बुद्धि होती है, इसलिए इसके मूल को वश में करने से पहले इसकी चेतना को छीना जा सकता है। अष्टविनाश विनाश ज्वाला में बुद्धि नहीं होती। इसमें केवल विनाश की शुद्ध प्रवृत्ति होती है। यह आपसे बातचीत नहीं करेगी, ये लाभ हानि का आकलन नहीं करेगी, ये केवल अपने पास आने वाली हर चीज को राख में बदल देगी। इस प्रकार की दिव्य ज्वाला को वश में करना वास्तव में अधिक खतरनाक है। कोई शॉर्टकट नहीं है। ये बस आमने सामने की टक्कर है। देखते हैं पहले कौन टूटता है। तो आप इसे कैसे वश में करने की योजना बना रही हैं? याओ याओ ने आध्यात्मिक फल का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया, जिससे उसका गाल थोड़ा फूल गया। क्रूर बल। हुनफेंग का लहजा उदासीन था, मानो वह कल के नाश्ते के बारे में चर्चा कर रहा हो। समुद्री हृदय ज्वाला और शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला का उपयोग करके, साथ ही शून्य भक्षण ज्वाला की उपज्वाला की विनाशकारी शक्ति के साथ, मैं इसके उद्गम केंद्र को 3 दिशाओं से एक साथ जकड़ लूंगा। अष्टविनाश विनाश ज्वाला चाहे कितनी भी उग्र क्यों न हो, ये केवल ऊर्जा का एक समूह है। एक समय ऐसा आएगा जब ये समाप्त हो जाएगी। एक बार जब ये समाप्त हो जाएगी तो मुझे मौका मिल जाएगा। याओ याओ एक पल के लिए चुप हो गई, अपने मुंह में मौजूद आध्यात्मिक फल को निगल लिया और उसकी आड़ू फूल जैसी आंखों की चंचलता थोड़ी फीकी पड़ गई। इतने वर्षों तक उसके साथ रहने के कारण वह अच्छी तरह जानती थी कि जिन चीजों का वह इतनी सहजता से वर्णन करता था, वे वास्तव में कितनी खतरनाक थीं। उसे दानव ज्वाला क्षेत्र का वह दृश्य अभी भी स्पष्ट रूप से याद था, जब वह शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला से लगभग जलकर राख हो गया था। उस समय उसके शरीर के हर रोम से खून बह रहा था और वह भट्टी से निकाले गए लोहे के टुकड़े की तरह लाल हो गया था। वह प्रकाश अवरोध के बाहर से असहाय होकर देखती रही। उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में इतने धंस गए थे कि उनसे खून निकलने लगा था। यद्यपि अष्टविनाश विनाश ज्वाला शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला जितनी उच्च श्रेणी की नहीं थी, फिर भी उसकी विनाशकारी शक्ति कहीं अधिक थी। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, उसकी उंगलियां अनजाने में उसके कॉलर के किनारे को सहलाने लगी और धीरे से बोली, कैलिन और मैं बारी बारी से तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस बार अकेले इसे सहने के बारे में सोचना भी मत। शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला की घटना के दौरान मैं आधे महीने तक प्रकाश अवरोध के बाहर खड़ी रही, जिससे मेरे पैर सूज गए थे। इस बार मैं अंदर रहना चाहती हूँ। अंदर ज्यादा खतरा है। मुझे परवाह नहीं कि यह खतरनाक है, मैं अंदर ही रहूंगी। याओ याओ का लहजा असामान्य रूप से दृढ़ था। मैं अब 6 सितारा डो शेंग हूँ, न कि उस समय की छोटी नौकरानी जो केवल बाहर चिंता करती रहती थी। मैं मदद कर सकती हूँ। हुनफेंग ने उसकी ओर एक नजर डाली और फिर कभी मना नहीं किया। उसने बस हाथ बढ़ाकर उसे और कसकर गले लगा लिया, अपनी टुड्डी उसके सिर पर टिका दी और कुछ देर चुप रहा। अगले दिन ईस्ट कोर्टयार्ड ट्रेनिंग रूम। भारी पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया और कमरे की चारों दीवारों पर खुदे हुए आत्मा को भस्म करने वाले लोहे के चिन्ह एक एक करके जगमगा उठे और गहरे लाल रंग की रोशनी चुपचाप पत्थर की दीवारों पर फैल गई। हुनकियान ने स्वयं लोगों को प्रशिक्षण कक्ष के बाहर ध्वनिरोधक अवरोधों की 3 परतें लगाने का आदेश दिया और आंगन की दीवारों के चारों ओर 2 दल पहरेदार तैनात कर दिए, जिससे पूर्वी आंगन बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग हो गया। मेडुसा पत्थर के कमरे के बाईं ओर खड़ी थी। उसने अपनी सादी सफेद पोशाक को गहरे रंग के पैटर्न वाले युद्धक वस्त्र में बदल लिया था, जो चलने फिरने में आरामदायक था। उसके लंबे बाल जैद की हेयरपिन से ऊपर बंधे हुए थे, जिससे उसकी पतली गोरी गर्दन दिखाई दे रही थी। याओ याओ दाईं ओर खड़ी थी। उसकी कलाई पर हड्डी का चाबुक लिपटा हुआ था। उसकी गुलाबी आंखों से हमेशा की चंचलता गायब हो गई थी। उसके चेहरे की हर रेखा युद्ध के लिए तत्परता से भरी हुई थी।
हुनफैंग पत्थर के कमरे के बीच में ठंडे जेड के चबूतरे पर पालथी मारकर बैठा था। उसके सामने रखी लाल ज्वाला क्रिस्टल जेड बॉक्स की मुहर पहले ही खुल चुकी थी। 8 विनाश की ज्वाला उस बक्से से फूट पड़ी। पूरा पत्थर का कमरा पल भर में सुनहरी आग की रोशनी से जगमगा उठा। यह मूर्ति के आकार की सुनहरी ज्वाला थी जो विनाशकारी और हिंसक आभा से घिरी हुई थी। ज्वाला के किनारों से लगातार छोटी छोटी सुनहरी बिजली की चिंगारियां निकल रही थीं और हर विस्फोट से आसपास की हवा जोर से कांप रही थी, जिससे एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, मानो हजारों वर्षों तक कैद रहने के बाद किसी प्राचीन जानवर की पहली दहाड़ हो। उच्च तापमान ने पत्थर के कमरे की चारों दीवारों पर बने आत्मा को भस्म करने वाले लोहे के चिन्हों को झुलसा दिया, जिससे वे जोर से झिलमिलाने लगे। पास की दीवारों से पहले ही तेज अलार्म बजने लगे थे, जिनकी गूंज बंद पत्थर के कक्ष के अंदर गूंज रही थी। हुनफैंग ने जरा भी संकोच नहीं किया। उनके दाहिने हाथ की हथेली से सागर हृदय ज्वाला का गहरा नीला रंग निकला और एक अत्यंत महीन अग्नि धागे में तब्दील होकर 8 विनाश ज्वाला के मुख्य भाग के चारों ओर लिप गया। जैसे ही इस गहरे सुनहरे रंग की ज्वाला को छुआ गया, यह जोरदार विस्फोट हुआ और एक दृश्यमान सुनहरी तरंग पूरे पत्थर के कमरे में फैल गई, जिससे याओ याओ का स्कर्ट और मेडुसा की हथकड़ियां हवा में उड़कर टूट गईं, जबकि पत्थर की दीवारों पर लगे कई कमजोर अवरोध सीधे प्रकाश के बिंदुओं में बिखर गए। हालांकि उसी क्षण हुनफैंग का बायां हाथ उठा और शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला का गुलाबी प्रभामंडल एक दूसरे पिंजरे में बदल गया, जो ऊपर से उल्टा होकर सागर हृदय ज्वाला के गहरे नीले धागों के साथ दोहरा अवरोध उत्पन्न करने लगा। शीर्ष 10 में स्थान पाने वाली 2 दिव्य ज्वाला शक्तियों के एक साथ कार्य करने से 8 विनाश ज्वाला की हिंसक गति अंततः एक क्षण के लिए दब गई, लेकिन केवल एक क्षण के लिए। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसे आने वाले खतरे का आभास हो गया हो और सुनहरी लौ अचानक कई गुना फैल गई, जिससे आग के दोनों पिंजरे हिंसक रूप से विकृत हो गए और धातु के मुड़ने की एक तीखी आवाज निकली। गतिरोध के इसी क्षण में हुनफैंग के माथे के केंद्र से एक गहरे काले रंग की ज्वाला चुपचाप भड़क उठी। शून्य भक्षण ज्वाला की उपज्वाला असंख्य अत्यंत महीन काले धागों में परिवर्तित हो गई, जो सागर हृदय ज्वाला और शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला के बीच की दरारों को भेदते हुए 8 विनाश ज्वाला के केंद्र तक पहुंच गई और उस विनाशकारी हिंसक ऊर्जा को तेजी से भक्षण करने लगी। भक्षण की गति 8 विनाश ज्वाला द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की गति से कहीं कम थी, लेकिन हर बार जब ज्वाला का एक निवाला ग्रहण किया जाता था तो उस गहरे सुनहरे रंग की ज्वाला का विस्तार थोड़ा धीमा हो जाता था। शुद्धिकरण के दौरान समय धुंधला सा हो गया। 3 दिन बीत गए और अष्टविनाश विनाश ज्वाला का गहरा सुनहरा प्रकाश जरा भी कमजोर नहीं हुआ, बल्कि अपनी विकट स्थिति में यह और भी उग्र हो गया। पूरे पत्थर के कमरे में तापमान इतना बढ़ गया कि हवा भी विकृत होने लगी। मेडुसा के माथे से पसीने की बारीक बूंदें टपक रही थीं, लेकिन वह अपनी जगह पर स्थिर खड़ी रही। 7 दिन बीत गए और सागर हृदय ज्वाला और शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला का दोहरा दमन अंततः हावी होने लगा। गहरे सुनहरे ज्वाला का विस्तार लगभग आधा सिकुड़ गया, लेकिन हुनफैंग को सुनहरी बिजली की चिंगारियों से झुलसे हुए 1 दर्जन नए घाव भी हो गए। सबसे गहरा घाव उसके बाएं कंधे पर था, जो उसके वस्त्रों और त्वचा को जलाकर नीचे की लाल मांसपेशियों को उजागर कर रहा था, और पत्थर के कमरे में झुलसी हुई गंध फैल गई। आधा महीना बीत गया और शून्य भक्षण ज्वाला उपज्वाला की विनाशकारी शक्ति हावी होने लगी। 8 विनाश ज्वाला की ऊर्जा अंततः चरम सीमा पर पहुंच गई और गहरा सुनहरा प्रकाश नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से सिकुड़ने लगा। कभी अभिमानी गहरे सुनहरे ज्वालाओं का वह समूह अब एक फंसे हुए जानवर जैसा लग रहा था, जिसकी शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी और हर संघर्ष पिछले संघर्ष से कमजोर होता जा रहा था। पूरे 1 महीने बाद पत्थर के कमरे के बीचों बीच पालथी मारकर बैठा हुआ व्यक्ति अचानक बुरी तरह कांप उठा। उसके शरीर के भीतर से गहरे सुनहरे रंग की आग का एक स्तंभ फूट पड़ा, जिसने प्रशिक्षण कक्ष के गुंबद को चीरते हुए सीधे आत्मालोक के आकाश की ओर गति पकड़ ली। आग के स्तंभ में समाहित विनाशकारी दबाव ने पूरे पूर्वी प्रांगण के ऊपर छाई काली धुंध को एक विशाल भंवर में बदल दिया। अष्टविनाश विनाश ज्वाला का मूल अंततः पूरी तरह से वश में हो गया था। हजारों वर्षों से उभर रही वह गहरी सुनहरी ज्वाला अब पूरी तरह से पराजित फंसे हुए जानवर की तरह हुनफैंग के सामने शांत भाव से तैर रही थी और एक बहुत ही धीमी मंद गुनगुनाहट उत्पन्न कर रही थी। हुनफैंग बिना कमीज पहने खड़ा हो गया। 1 महीने पहले उसने जो घाव बनाए थे वे सब सूखकर झड़ गए थे और उसकी नई त्वचा पर हल्की सुनहरी चमक थी। दिव्य ज्वाला के प्रभाव से उसकी हड्डियां और रक्तवंश पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए थे। उसने अपनी हथेली में नाचती सुनहरी ज्वाला को देखा, हाथ बंद किया और ज्वाला धीरे से विलीन हो गई। फिर उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और उसकी आंखों में पत्थर के कमरे के प्रवेश द्वार पर 2 आकृतियां दिखाई दीं। मेडुसा पत्थर की दीवार से टिकी हुई थी, उसके चेहरे पर थोड़ी थकान झलक रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठते देखा वह तुरंत सीधी खड़ी हो गई। याओ याओ दूसरी तरफ से छलांग लगाकर आए, अपनी हड्डी की चाबुक को अपनी कमर तक समेट लिया और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ी हो गई, अपना सिर ऊपर की ओर झुकाकर उसकी ओर देखने लगी। उन्होंने पूरे 1 महीने तक मुश्किल से ही अपनी आंखें बंद की थीं। पत्थर के कक्ष में प्रवेश करने में असमर्थ होने के कारण वे केवल दरवाजे से अंदर की हलचल को महसूस करने के लिए बारी बारी से प्रयास कर सकते थे। जब भी अष्टविनाश विनाश ज्वाला की ऊर्जा बेकाबू हो जाती, मेडुसा बाहर से 9 रंगों वाले आकाश निकलने वाले अजगर की रक्त शक्ति का उपयोग करके हुनफैंग को झटके के एक हिस्से को दबाने में मदद करती। उसी समय याओ याओ अपने शरीर के भीतर शून्य भक्षण ज्वाला की सूक्ष्म ऊर्जा को उत्तेजित करके पत्थर के कक्ष के अंदर हुनफैंग के साथ एक दूरस्थ प्रतिध्वनि उत्पन्न करती, जिससे उसे अपनी नसों में जमा अतिरिक्त ऊर्जा को संभालने में मदद मिलती। इस बोझ को साझा करने की अपनी कीमत भी थी। हर बार जब हुनफैंग को ऊर्जा में हिंसक उतार चढ़ाव का अनुभव होता था तो उन्हें साथ ही साथ इसके विपरीत प्रभाव का एक हिस्सा भी झेलना पड़ता था। अक्सर उनकी नसों में सुई जैसी चुभन वाला दर्द महसूस होता था। फिर भी इस समय दोनों के चेहरों पर दर्द का कोई निशान नहीं था। केवल जब याओ याओ ने उसके कंधे पर नए ठीक हुए निशान पर नजर डाली तो उसकी गुलाबी आंखों में पल भर के लिए दिल का दर्द झलक उठा, लेकिन तुरंत ही उसके चंचल व्यवहार के पीछे छिप गया। 7 सितारा। हुनफैंग ने अपने हाथों की ओर देखा, जहां हथेलियों की त्वचा के नीचे हल्की सुनहरी रक्त रेखाओं के निशान सूक्ष्म रूप से दिखाई दे रहे थे। 8 विनाश ज्वाला की विनाशकारी शक्ति वास्तव में बहुत प्रबल है। शोधन प्रक्रिया के झटके ने ही मेरी डोची को 6 सितारा डोशेंग के शिखर से 7 सितारा डोशेंग के प्रारंभिक चरण तक पहुंचा दिया। ये सिर्फ तुम नहीं हो। याओ याओ ने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी पतली उंगलियां शून्य में थोड़ी मुड़ गईं और हुनवंश के रक्त गुण वाले डोची की एक लहर पहले से कहीं अधिक घनी चुपचाप उसकी हथेली से बह निकली। उसने जानबूझकर 7 स्टार डोशेंग का दबाव नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी उंगलियों के एक ही घुमाव से आसपास के अंतरिक्ष में हल्की हल्की लहरें फैल गईं। जब भी तुम पर स्वर्गीय ज्वाला का प्रहार हुआ, मैंने बाहर मौजूद शून्य भक्षण ज्वाला उपज्वाला का उपयोग करके तुम्हारा भार साझा किया। उस प्रहार की शक्ति जब मेरी नसों से गुजरी तो उसने वास्तव में मुझे ऊपर की ओर धकेल दिया। खुद ही देख लो 7 स्टार डोशेंग की प्रारंभिक अवस्था। मैंने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं इस स्तर पर पहुंच पाऊंगी। मेडुसा कुछ नहीं बोली, बस अपने गिरते बालों की एक लट को कान के पीछे समेट लिया।
उसकी साधना, जो मूल रूप से 4 सितारा डोशेंग के शिखर के करीब थी, ने रक्तनुना के 1 महीने के बाद 9 रंग के आकाश निगलने वाले अजगर की रक्त शक्ति को और अधिक उत्तेजित होते देखा, जिससे स्वाभाविक रूप से अवरोध दूर हो गया। 5 सितारा डोशेंग की पराकाष्ठा वह याओ याओ की तुलना में कम बातूनी थी, लेकिन हुनफैंग समझ गया था कि उसकी आंखों में जो संतुष्टि थी वह किसी भी शब्द से कहीं अधिक वास्तविक थी। उसने धीरे से अपनी कलाई की नब्ज को दबाया और अपनी नसों में पहले से कई गुना अधिक मात्रा में प्रवाहित हो रही डोची को महसूस किया और उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कई साल पहले उसने 9 शांत पीले झरनों की तलहटी में महीनों तक एकांत साधना की थी ताकि वह रोज उनके शिखर से 4 सितारा डोशेंग तक पहुंच सके। उस समय उसने सोचा था कि यह उसके जीवन में हासिल की जाने वाली सबसे तेज साधना गति होगी। अब उसके साथ रहकर वह महज 1 महीने में 4 स्टार डोशेंग के शिखर से 5 स्टार डोशेंग के शिखर तक पहुंच गई थी। उसे अचानक याद आया कि उसने 9 सेरीन येलो स्प्रिंग्स में उससे क्या कहा था, शियाओयान का अनुसरण करने का कोई भविष्य नहीं है। उस समय उसने इसे केवल एक लंबट का अहंकार समझा था, लेकिन अब पीछे मुड़कर सोचने पर उसके कहे हर शब्द सच साबित हुए थे। जब वे तीनों पत्थर के कक्ष से बाहर निकले तो बाहर इंतजार कर रहे हुनकियान ने अनजाने में याओ याओ पर एक नजर डाली। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। इस पूर्व निजी नौकरानी के पास अब एक ऐसी गहरी आभा थी कि वह उसे बिल्कुल भी भेद नहीं पा रहा था। वह कुछ देर रुका, फिर होश में आया। जब उसने बधाई देने के लिए सिर झुकाया तो उसका लहजा हमेशा की तरह सम्मानजनक था, लेकिन सिर झुकाने से लेकर सीधे खड़े होने तक की उसकी गति सामान्य से आधी धड़कन धीमी थी, मानो वह किसी नई अनुभूति को समझने की कोशिश कर रहा हो। 7 सितारा डोशेंग होना ही हून वंश के इतिहास में शीर्ष स्थान पाने के लिए काफी था। और लेडी याओ याओ 5 साल की उम्र से ही युवा स्वामी के साथ थी, एक अनाथ बच्ची के रूप में उनके परिवार द्वारा उठाए जाने से लेकर आज इस मुकाम तक का उनका सफर। उन्होंने इतने वर्षों का जीवन जिया था, अनगिनत प्रतिभाओं को उभरते और गिरते देखा था, लेकिन इस दंपत्ति की साधना की गति ने उन्हें, एक अनुभवी प्रबंधक को जिसने हर तरह के तूफान देखे थे, अचंभित कर दिया। पूर्वी आंगन, बगल का आंगन। गुशुन एक पत्थर के स्टूल पर बैठी थी। उसके हाथ में चाय का प्याला 3 बार बदला जा चुका था, फिर भी उसने एक घूंट भी नहीं पी थी। 1 महीने से अधिक समय बीत चुका था और पूर्वी आंगन के मुख्य हॉल की दिशा से आने वाले ऊर्जा के उतार चढ़ाव दिन प्रतिदिन और अधिक तीव्र होते जा रहे थे। जब भी साधना कक्ष की दिशा से एक गहरी सुनहरी तरंग फैलती, वह अपने शरीर के भीतर सहज रूप से स्वर्ण सम्राट आकाश प्रज्वलित ज्वाला को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। यह एक ही मूल की स्वर्गीय ज्वालाओं के बीच प्रतिध्वनि थी। वह अग्नि तत्व से युक्त थी और उसकी दिव्य ज्वाला 8 विनाश ज्वाला से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वह उस गहरे सुनहरे ज्वाला की उग्र अवस्था से लेकर शांत अवस्था तक और शांत अवस्था से लेकर नियंत्रित अवस्था तक की पूरी प्रक्रिया को महसूस कर सकती थी। और अभी कुछ क्षण पहले जब गहरे सुनहरे रंग की आग का वह अंतिम प्रज्वलित स्तंभ आकाश में उठा, तो उसकी उंगलियों पर मौजूद स्वर्ण सम्राट आकाश प्रज्वलित ज्वाला अनियंत्रित रूप से अपने आप बाहर निकल आए, मानो किसी नवजात संबंधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हो। उसने लौ को अपने शरीर में समेट लिया, लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी थोड़ी कांप रही थीं। शाओ यिशियान फूलों की क्यारी के किनारे से उठी, अपनी स्कर्ट से धूल झाड़ी और पत्थर की मेज के पास जाकर बैठ गई। वह शुन एर से ज्यादा शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अनछुए सदमे के भाव थे। वह अग्नि तत्व की नहीं थी और स्वर्गीय ज्वालाओं के बीच अनुनाद को महसूस नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे आपदा विष शरीर की सहज अनुभूति थी। पूरे 1 महीने तक वह पूर्वी आंगन के मुख्य हॉल से आने वाले ऊर्जा उतार चढ़ाव को लगभग बेकाबू गति से बढ़ते हुए महसूस कर पा रही थी। और अभी अभी वह उतार चढ़ाव आखिरकार एक ऐसे नाजुक बिंदु को पार कर गया जिसे वह महसूस नहीं कर सकती थी, और एक ऐसी तीव्रता पर स्थिर हो गया जिससे उसे घुटन महसूस होने लगी। जब याओ याओ ने बगल के आंगन का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा, तो उसके चेहरे पर अभी भी एकांत साधना समाप्त करने की थकान झलक रही थी, लेकिन उसकी आड़ू के फूल जैसी आंखें आश्चर्यजनक रूप से चमक रही थीं। शुन एर ने ऊपर उसकी ओर देखा। उसे बिना पूछे ही पता था कि क्या हुआ था। याओ याओ ने कोई नाटक नहीं किया। शाओ यिशियान द्वारा दी गई चाय का एक बड़ा घूंट लिया और सांस लेने के बाद ही बोली, मेरे पति 7 सितारा स्तर पर पहुंच चुके हैं। बहन का इलिन 5 सितारा स्तर पर है और मैं 7 सितारा स्तर के शुरुआती चरण में हूँ। 8 विनाश ज्वाला को वश में कर लिया गया है। शुन एर की उंगलियां चाय के कप को थोड़ा और कसकर पकड़ लीं। 7 स्टार डोशेंग 28 वर्ष का। उसका भाई शियाओयान अभी भी 2 सितारा डोशेंग में संघर्ष कर रहा था, जबकि जिस व्यक्ति को उसने अनगिनत बार हरामखोर कहकर कोसा था, वह पहले ही 7 सितारा के दहलीज पर खड़ा था। वह हमेशा से सोचती थी कि हुनफैंग ने मुख्य हॉल में जो बातें कही थी, सम्राट का मार्ग, महान हजार दुनिया, स्रोत की हुई, उनमें कुछ अतिशयोक्ति के तत्व थे। कहना और करना 2 अलग अलग बातें थीं। पैनकेक का चित्र बनाने और उसे पकाने के बीच की दूरी आत्मा के पूरे क्षेत्र जितनी विशाल थी। फिर भी वह सचमुच कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था, हर कदम पिछले कदम से तेज और स्थिर था। 6 स्टार डोशेंग के शिखर से 7 स्टार तक पहुंचने में 2 साल से भी कम समय लगा था। इस रफ्तार से 9 स्टार डोशेंग के शिखर तक पहुंचना या यहाँ तक कि सम्राट क्षेत्र को प्राप्त करने का प्रयास करना भी असंभव नहीं था। शाओ यिशियान काफी देर तक चुप रही और उसने अपने हाथ में अंकुरित हुए विषैले जड़ी बूटी के पौधे को धीरे से पत्थर की मेज पर रख दिया। उसे याद आया कि मुख्य हॉल में हुनफैंग ने उससे क्या कहा था, तुम्हारा स्वास्थ्य अभिशाप नहीं बल्कि विरासत है। उसने उस वाक्य पर अनगिनत बार विचार किया था और हर बार उसे यही महसूस होता था कि वह उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब याओ याओ ठीक उसके सामने बैठी थी, सीधे 6 स्टार से 7 स्टार में छलांग लगा रही थी। इस जीवंत उदाहरण को अपनी आंखों के सामने देखकर उसे अचानक लगा कि शायद उस आदमी के कहे हर शब्द में गंभीरता थी। उसे उसके कैलामिटी पॉइजन बॉडी की जरूरत थी, उसकी सुंदरता के लालच से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे वास्तव में इसकी जरूरत थी, ठीक वैसे ही जैसे उसे याओ याओ के रक्त गुण डो क्यूई की जरूरत थी, काइलिन के 9 कलर स्काई स्वेलोइंग पाइथन ब्रिडलाइन की जरूरत थी और जुन एर के गोल्डन एम्पर स्काई बर्निंग फ्लेम की जरूरत थी। उनके हाथों में हर वंश अपने मालिक की अपेक्षा से कहीं अधिक मूल्य उत्पन्न कर सकता था। वह इतने वर्षों तक किंगशान कस्बे से लेकर इजुमो साम्राज्य और फिर मध्य मैदानों तक रही। हर कोई उसके शारीरिक गठन को अभिशाप मानता था। केवल जियाओ यान ने कहा कि वह इसे नियंत्रित करने में उसकी मदद कर सकता है, और केवल हुनफैंग ने कहा कि यह एक विरासत है। और अब जिस व्यक्ति ने इसे विरासत कहा था, वह तथ्यों का उपयोग करके उसे बता रहा था, उसने उसे झूठ नहीं बोला था। आगे वह क्या करने की योजना बना रहा है? शुन एर की आवाज बहुत हल्की थी, मानो वह लापरवाही से पूछ रही हो, लेकिन याओ याओ उन शब्दों में निहित गंभीरता को महसूस कर सकती थी। लाल कमल कर्मग्नि 9 धोलोक स्वर्ण पूर्वज ज्वाला। यान वंश अभी तक झुका नहीं है, लेकिन उसके पास पहले से ही योजनाएं हैं। याओ याओ ने चाय का कप नीचे रखा और खड़ी हो गई। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वह अपने कहे अनुसार कदम दर कदम खुद ही पूरा करेगा। बहन काइलिन और मैंने तुमसे बस एक कदम पहले कदम उठाया है, तुम्हारा वंश भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
खासकर तुम। उसने शुन ए की ओर देखा, उसकी गुलाबी आंखों में एक ऐसी गहरी भावना झलक उठी जिसे केवल एक स्त्री ही समझ सकती थी। तुम्हारी स्वर्णिम सम्राट आकाश प्रज्वलित ज्वाला सम्राट के मार्ग की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन जाएगी। उस समय तक प्राचीन वंश को जो गौरव प्राप्त होगा वह मात्र सती नहीं होगा। याओ याओ के जाने के बाद शुन ए काफी देर तक पत्थर के स्टूल पर अकेली बैठी रही। उसे अपने पिता के जाने से पहले कहे गए शब्द याद आ गए, इस व्यक्ति को तुम्हें एक बार फिर से देखना चाहिए। उसे बुजुर्गों की परिषद का संकल्प याद आया, गुदाओ के शब्द याद आए, छठे सितारा डोशिन के 28 वर्ष।